नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एससीएमपी का जो चैप्टर 4 है, कोस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। इसका डिटेल में रिवीजन। कोस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में कौन कौन से टॉपिक है एक बार अपन देख लेते हैं। एक है इसमें कोस्ट कंट्रोल एंड कोस्ट रिडक्शन, ये पूरा थियरी टॉपिक है। फिर एक एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। देखो, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग आपके इस चैप्टर में स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। ये जो एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग है ये आपके इंटर का पार्ट है, सीए इंटर का। सीए इंटर के सिलेबस में, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग यहाँ टारगेट कोस्टिंग में काम आएगा, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में काम आएगा। इसके अलावा सीए फाइनल में भी एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है, इस चैप्टर में भी बता रखा है। इसके अलावा एक चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, वहाँ भी एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है। तो एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग के बारे में टोटल अपन यही कवर कर लेंगे, इस चैप्टर में कवर कर लेंगे एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, क्योंकि इस चैप्टर में काफी ज्यादा काम आता है एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। इसके अलावा टारगेट कोस्टिंग का एक टॉपिक है, इसके अलावा लाइफ साइकिल कोस्टिंग का एक टॉपिक है, पेरेटो एनालिसिस एक टॉपिक है, और एक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग ईएमए का एक टॉपिक। ये चैप्टर प्रैक्टिकल भी है और थियरी भी है। प्रैक्टिकल ज़्यादा है, थियरी कम है, लेकिन थियरी भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल भी है। चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं कोस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का पहला टॉपिक, कोस्ट कंट्रोल एंड कोस्ट रिडक्शन। अब कोस्ट कंट्रोल एंड कोस्ट रिडक्शन क्या होता है, इन दोनों के बारे में बता रखा है। देखो, कोस्ट कंट्रोल मतलब क्या होता है, टेम्परेरी सेविंग इन कोस्ट। कोस्ट को कुछ समय के लिए आपने जबरदस्ती कम कर दिया, ये होता है कोस्ट कंट्रोल। और कोस्ट रिडक्शन क्या होता है, परमानेंट रिडक्शन इन कोस्ट। कोस्ट को आपने लंबे समय के लिए कम कर दिया, ये होता है कोस्ट रिडक्शन। अब कोस्ट कंट्रोल जैसे क्या होता है, कोस्ट कंट्रोल में अपन सबसे पहले बजट बनाते हैं, ईयर एंड पे अपने एक्चुअल रिजल्ट आते हैं, बजट और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक लगा के अपन वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस निकाल दिया, अब आपको लगा कि मटेरियल का वेरिएंस आपका एडवर्स आया है, मटेरियल का वेरिएंस आपका एडवर्स आया, तो आपने क्या किया, मटेरियल ए को मटेरियल बी से रिप्लेस कर दिया। मटेरियल बी एक चीप क्वालिटी का मटेरियल है, मटेरियल ए अच्छा मटेरियल था जो आप यूज करते थे, उसको आपने मटेरियल बी चीप क्वालिटी के मटेरियल से रिप्लेस कर दिया। ये होता है कोस्ट कंट्रोल। आपने जबरदस्ती कुछ समय के लिए कॉस्ट को कम कर दिया, जबरदस्ती कुछ समय के लिए क्वालिटी को खराब करके कॉस्ट को कम कर लिया, ये क्या होता है कोस्ट कंट्रोल। कोस्ट रिडक्शन क्या होता है, परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट। परमानेंट रिडक्शन कैसे, आपने देखा कि हम मटेरियल का आपका एडवर्स वेरिएंस आया, आपने क्या किया, मटेरियल ए को मटेरियल ए से ही रिप्लेस किया। बस मटेरियल ए का क्या किया आपने, कोई दूसरा सप्लायर ढूंढा जो आपको कम प्राइस से मटेरियल ए देता हो, तो मटेरियल ए को आपने मटेरियल ए से ही रिप्लेस किया, लेकिन कोई दूसरे सप्लायर से आपने रिप्लेस किया जो कम प्राइस पे देता हो, सेम क्वालिटी का मटेरियल देता हो, ये होता है कोस्ट रिडक्शन। एक एग्जांपल और लेते हैं। आपने देखा आपकी फैक्ट्री में या आपके ऑफिस में बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, तो आपने 1 स्टार एसी लगा रखी है, 1 स्टार एसी लगा रखी है, तो आपने एसी चलाना बंद कर दिया। एसी चलाना बंद कर दिया, आप दुखी हो गए, ये होता है कोस्ट कंट्रोल। दुखी होकर कोस्ट को कम कर दिया, जबरदस्ती कोस्ट को कम किया, ये कोस्ट कंट्रोल। अब आपने क्या किया, बिजली का बिल ज्यादा आता है, आपने 1 स्टार एसी लगा रखी है, आपने सभी 1 स्टार एसी को 5 स्टार एसी से रिप्लेस कर दिया, 5 स्टार ड्यूअल इन्वर्टर एसी से रिप्लेस कर दिया, आपका बिजली का बिल अपने आप कम हो गया। ये है कोस्ट रिडक्शन। लंबे समय के लिए आपका बिल कम हो गया, ये क्या है कोस्ट रिडक्शन। ऐसे एक और एग्जांपल ले सकते हो, आपने अपनी फैक्ट्री में नॉर्मल लाइट्स लगा रखी है, नॉर्मल बल्ब वगैरह लगा रखे हैं, तो बिजली का बिल ज्यादा आता है, तो आपने क्या किया, बल्ब चलाना ही बंद कर दिया, लाइट चलाना ही बंद कर दिया, तो दुखी होकर आपने कॉस्ट को कम किया, ये होता है कॉस्ट कंट्रोल। आपने क्या किया, उन नॉर्मल बल्ब को एलईडी बल्ब से या एलईडी लाइट्स वगैरह से रिप्लेस कर दिया, ये क्या है कॉस्ट रिडक्शन। कोस्ट कंट्रोल में क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती, कोस्ट रिडक्शन में क्वालिटी रिटेन रहती है। कोस्ट कंट्रोल में क्वालिटी की गारंटी क्यों नहीं होती, आपने मटेरियल ए को मटेरियल वाई चीप क्वालिटी के मटेरियल से सब्स्टिट्यूट कर दिया। कोस्ट रिडक्शन में क्वालिटी की गारंटी कैसे रहती है, आपने मटेरियल ए को मटेरियल ए से ही सब्स्टिट्यूट किया, बस मटेरियल ए का कोई दूसरा सप्लायर ढूंढ लिया जो कम प्राइस से आपको मटेरियल ए सप्लाई कर देगा, ये होता है कोस्ट रिडक्शन। कोस्ट कंट्रोल में अपन खाली प्रेजेंट कॉस्ट को कम करने पे फोकस करते हैं, कोस्ट रिडक्शन में प्रेजेंट कॉस्ट भी कम करते हैं और फ्यूचर कॉस्ट को भी कम करने पे फोकस करते हैं। कोस्ट कंट्रोल में खाली प्रेजेंट कॉस्ट और कोस्ट रिडक्शन में प्रेजेंट कॉस्ट भी कम करते हैं और फ्यूचर कॉस्ट को भी कम करने पे अपन फोकस करते हैं। कोस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंटिव मतलब एक जुगाड़ू मेजर है, जुगाड़ू मेजर है, और कोस्ट रिडक्शन जो है वो करेक्टिव मेजर है, वो सिचुएशन को करेक्ट करता है। अब इसका एक एग्जांपल दूं मैं, जैसे मान लो आपको एक फंक्शन में जाना है, आपको अपने अंदर बदबू आ रही है, तो कोस्ट कंट्रोल तो क्या हुआ कि आप डीओ लगा के चले गए, जुगाड़ करके चले गए डीओ लगा के, जब तक डीओ की खुशबू रहेगी आपके अंदर बदबू नहीं आएगी, ये हो गया कोस्ट कंट्रोल। करेक्टिव मेजर, अब कोस्ट रिडक्शन का एग्जांपल दूं तो आपके अंदर बदबू आ रही है, आपको फंक्शन में जाना है, आप नहा के चले गए, अब नहा के चले गए आपके अंदर बदबू आएगी ही नहीं, ये क्या है, आपने सिचुएशन को करेक्ट कर लिया, ये क्या है कोस्ट रिडक्शन। तो कोस्ट कंट्रोल एक जुगाड़ू मेजर है और कोस्ट रिडक्शन जो है करेक्टिव मेजर है, सिचुएशन को क्या कर देता है, करेक्ट कर देता है। अब कोस्ट कंट्रोल के एग्जांपल की बात करें तो आपने मटेरियल सब्स्टिट्यूट कर दिया, मटेरियल ए को मटेरियल बी से रिप्लेस कर दिया चीप क्वालिटी के मटेरियल से, लेबर कम कर दी, लेबर कम करके जबरदस्ती दुखी होकर कोस्ट कम करी, या आपने अपना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कम कर दिया, ये सब क्या है कोस्ट कंट्रोल के एग्जांपल। कोस्ट रिडक्शन के एग्जांपल क्या है, चैप्टर 1, 2, 3 में अपने काफी सारे पढ़े। वैल्यू एनालिसिस, एक वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ा था आपने, जो फालतू एक्टिविटी करते हो, जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है उनको रिमूव कर दिया, तो अपने आप आपकी क्वालिटी भी मेंटेन हो गई और कॉस्ट भी कम हो गई, ये होता है कोस्ट रिडक्शन। एक तरीके से क्वालिटी को मेंटेन करके कॉस्ट को कम करना क्या होता है कोस्ट रिडक्शन। इसके अलावा आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया, पहले आप मान लो 1 लाख यूनिट बनाते थे, फिक्स कॉस्ट आपकी 10 लाख आती थी, अब मान लो आपने 1,50,000 यूनिट बनाना स्टार्ट कर दिया, तो फिक्स कॉस्ट अभी भी आपकी 10 लाख आ रही है, तो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा यूनिट पे अलोकेट हो गई, तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के भी आपने अपनी कॉस्ट कम कर ली। जीआईटी लगा लिया, जीआईटी से आपकी स्टोरेज कॉस्ट, इसके अलावा
मटेरियल की जो हैंडलिंग कॉस्ट होती है वो सब कम हो गई। जीआईटी लगाना भी क्या है, कॉस्ट रिडक्शन है। काइजन कॉस्टिंग करा, स्मॉल इंप्रूवमेंट किए, कंटिन्यूस बेसिस पे किए, तो आपने अपने डिफेक्ट्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें रिमूव कर दी। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, कॉस्ट रिडक्शन के एग्जाम्पल है। अब अपन आते हैं इस चैप्टर का अगला टॉपिक, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो टॉपिक है सीए इंटर में डिटेल में दे रखा है, यहाँ तो थोड़ा बहुत बता रखा है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड्स को अलोकेट करने का तरीका होता है, मतलब ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में अलोकेट करता है। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो या मल्टीपल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हो तो ओवरहेड्स को क्या करता है, ये प्रोडक्ट्स में अलोकेट करता है ताकि आपके प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट आ पाए। क्या आ पाए, एक्यूरेट कॉस्ट आ पाए। अब कैसे होता है ओवरहेड्स, उसके बारे में एक बार आप देख लो। देखो कॉस्ट के एलिमेंट्स होते हैं, आपने भी पढ़ रखे हैं। एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक एक्सपेंस। 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। मटेरियल 2 तरह का होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी 2 तरह की, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंस भी 2 तरह के, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों मिलकर बनते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, और ये हमेशा वेरिएबल होती है प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट को अपन प्रोडक्ट्स में 1 to 1 कोरिलेट कर सकते हैं। आप मान लो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो तो पता चल जाता है कि कौन से प्रोडक्ट के लिए प्राइम कॉस्ट कितनी कितनी लगी। 1 to 1 अपन क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को। तो अब ओवरहेड जो होते हैं उनका टोटल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये मिलके बन जाते हैं ओवरहेड्स। ये बन जाते हैं ओवरहेड्स, ये बनते हैं ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स जो होते हैं ये वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं। जनरली ये फिक्स नेचर के होते हैं, वेरिएबल काफ़ी कम होते हैं। जनरली क्या होते हैं, ये फिक्स होते हैं। अब ओवरहेड्स को अलोकेट करने में, प्रोडक्ट्स में अलोकेट करने में एबीसी काम आता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या करता है, इन ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में एकदम एक्यूरेटली अलोकेट करता है, एक्टिविटी के बेस पे अलोकेट करता है। पहले तो क्या करते थे आप, जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती थी या सीए इंटर में आपने एक ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा, उसमें क्या करते थे आप, टोटल ओवरहेड्स को अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो तो वॉल्यूम के बेस पे अलोकेट करते थे। वॉल्यूम कैसे, आपने टोटल ओवरहेड्स को जितने भी प्रोडक्ट बनाते हो उनकी सबकी टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया या टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर से डिवाइड कर दिया और 1 या 2 रेट से आपने प्रोडक्ट्स में अलोकेट कर दिया। वॉल्यूम के बेस पे आप अलोकेट करते थे, जनरली यूनिट्स के बेस पे आप अलोकेट करते थे। आप मान लो 3 प्रोडक्ट बनाते हो, तीनों प्रोडक्ट की टोटल मिला के 1 लाख यूनिट बनाते हो, 1 लाख यूनिट, और टोटल ओवरहेड आपके 50 लाख, 50 लाख डिवाइड बाई 1 लाख यूनिट करके आपने एक रिकवरी रेट निकालते थे। उस रिकवरी रेट के बेस पे आप अपने प्रोडक्ट्स में ओवरहेड को अलोकेट करते थे। ये ट्रेडिशनल सिस्टम होता था, जिससे क्या होता था दिक्कत, प्रोडक्ट की कॉस्ट एक्यूरेट नहीं आ पाती थी। अब आप बोलोगे एक्यूरेट नहीं आएगी तो दिक्कत क्या होगी, देखो प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर आप गलत निकालोगे, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आनी चाहिए थी, आपने ज़्यादा निकाल दी, सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखोगे, प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं और आप मार्केट से आउट हो जाओगे। दूसरा, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा आनी चाहिए थी, आपने कम निकाल दी, सेलिंग प्राइस भी कम रखोगे, सेलिंग प्राइस ही आप कम रखोगे, वो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा बिकेगा लेकिन आप उसको लॉस में बेच रहे हो, एक ना एक दिन आप बर्बाद हो जाओगे, मार्केट से आउट हो जाओगे। तो प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट निकालना आज के ज़माने में काफ़ी ज़रूरी है। तो उसमें कौन हेल्प करता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कब काम आता है, जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो या मल्टीपल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हो। सिंगल प्रोडक्ट में काम नहीं है, सिंगल प्रोडक्ट में तो क्या है, सारे के सारे ओवरहेड एक ही प्रोडक्ट में जाएंगे। मान लो आप सिंगल टाइप का एक पेन बनाते हो, तो सारे ओवरहेड उसी पेन में जाएंगे। लेकिन आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो या मल्टीपल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हो, तब एबीसी काम आता है। मान लो आप पेन भी बनाते हो, पेंसिल भी बनाते हो, रबड़ भी बनाते हो, तब एबीसी काम आएगा। या मान लो आप 3 तरह के पेन बनाते हो, वॉल पेन भी बनाते हो, जेल पेन भी बनाते हो, लग्जरी पेन भी बनाते हो, तो क्या काम आएगा, एबीसी काम आएगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मल्टीपल प्रोडक्ट या मल्टीपल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हो या मल्टीपल टाइप ऑफ सर्विस देते हो, तो भी आप सर्विस के केस में भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज कर सकते हो ओवरहेड्स को अलोकेट करने में। अब ये ओवरहेड को जो अलोकेट करता है, ये बात भी ध्यान रखना, ये वेरिएबल हो चाहे फिक्स, सभी ओवरहेड्स को अलोकेट करता है। ऐसा नहीं खाली फिक्स को करता है, कुछ लोग सोचते हैं खाली फिक्स ओवरहेड को अलोकेट करता है, ऐसा नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड होता है, फिक्स ओवरहेड हो, सभी ओवरहेड को एबीसी क्या करता है, प्रोडक्ट्स में अलोकेट करता है। सभी ओवरहेड को एबीसी प्रोडक्ट्स में अलोकेट करता है। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो तो ऐसा नहीं कि खाली फिक्स को करता है, ये वेरिएबल और फिक्स दोनों को करता है। वैसे भी वेरिएबल ओवरहेड काफ़ी कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, मेनली क्या होते हैं ओवरहेड फिक्स ही होते हैं। तो ये सभी ओवरहेड को प्रोडक्ट्स में अलोकेट करता है कौन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट निकालता है। आपने प्रोडक्ट्स में क्या कर लिया, ओवरहेड अलोकेट कर दिए, 3 प्रोडक्ट मान लो आपके ए, बी और सी, आपने ओवरहेड अलोकेट कर दिया एच पर एबीसी। अब इसमें क्या करो, आप इनकी प्राइम कॉस्ट ऐड कर दो। प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, यही तो होती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वैसे होते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर है तो वो ऐड कर दो। ये ऐड करते ही इन प्रोडक्ट की क्या आ जाती है, एक्यूरेट कॉस्ट आ जाती है। प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड, यही तो होती है कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड, कॉस्ट के सारे एलिमेंट आ गए। तो इस अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट निकाल लेते हैं। ओवरहेड कैसे एलोकेट करेंगे, लेकिन एक्टिविटी के बेस पे। अब एक्टिविटी के बेस पे कैसे करते हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं, अब देख लेते हैं। तो इसमें बता रखा है
तरीका ओवरहेड्स को एलोकेट करने का, अगर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हो, तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या एक्टिविटी करता है, क्या क्या एक्टिविटी उसकी इनबाउंड लॉजिस्टिक की है, मशीनिंग की है, इंस्पेक्शन की एक्टिविटी है, डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी है, मार्केटिंग की एक्टिविटी है, सारी एक्टिविटीज अपन को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन में आपको हमेशा आइडेंटिफाई करके दे रखा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अपन को आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि कौन कौन सी एक्टिविटी एक ऑर्गेनाइजेशन करता है। उसके बाद हर एक्टिविटी का आपको टोटल ओवरहेड निकालना पड़ता है। जैसे आपने देखा मशीनिंग एक एक्टिविटी है, मशीनिंग का टोटल ओवरहेड कितना है वो निकाल लिया। फिर आपने देखा मार्केटिंग की एक एक्टिविटी, मार्केटिंग का टोटल ओवरहेड कितना है वो निकाल लिया। इंस्पेक्शन एक एक्टिविटी है, इंस्पेक्शन का टोटल ओवरहेड कितना है वो निकाल लिया। डिलीवरी एक एक्टिविटी है, डिलीवरी का टोटल ओवरहेड कितना है ये अपने निकाल लिया। इसके अलावा सप्लायर से माल रिसीव किया, इनबाउंड लॉजिस्टिक एक एक्टिविटी है, उसका टोटल ओवरहेड कितना है वो निकाल लिया। हर एक्टिविटी का आपको टोटल ओवरहेड निकालना पड़ेगा। अब आपको हर एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कॉस्ट ड्राइवर, अब ये कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, सबसे मेन चीज़ यही होती है। ये क्या है, ये एक ऐसा बेस है जिसकी हेल्प से अपन ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में एलोकेट करते हैं। एक ऐसा बेस है जिसकी हेल्प से अपन ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में एलोकेट करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में कॉस्ट ड्राइवर क्या होता था, नंबर ऑफ यूनिट्स होती थी, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी होता था, एक तरीके से वॉल्यूम होता था। अपन टोटल ओवरहेड लेते थे और सभी प्रोडक्ट्स की टोटल यूनिट लेके एक रेट निकालते थे। तो ऐसे ही कॉस्ट ड्राइवर क्या होते हैं, काफ़ी अलग अलग आते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आ जाए, इंस्पेक्शन हावर्स आ जाए, सेटअप हावर्स आ जाए, सेटअप टाइम आ जाए, टेस्टिंग टाइम आ जाए, इसके अलावा नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स आ जाए। तो कॉस्ट ड्राइवर अपन को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे हर एक्टिविटी का। ये वैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा आइडेंटिफाई करके, नहीं दे रखा तो मैं बता दूंगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपन। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कॉस्ट ड्राइवर आपने आइडेंटिफाई किया उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है। उस कॉस्ट ड्राइवर की नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है। जैसे मान लो इंस्पेक्शन आवर्स एक कॉस्ट ड्राइवर है, तो इंस्पेक्शन आवर्स कितने, सेटअप टाइम एक कॉस्ट ड्राइवर है तो सेटअप टाइम कितना है। इसके अलावा एक कॉस्ट ड्राइवर मान लो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कितने। एक कॉस्ट ड्राइवर मान लो नंबर ऑफ डिलीवरी, तो नंबर ऑफ डिलीवरी कितनी है। ये आपको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी पड़ेगी कॉस्ट ड्राइवर की, ये अपन को कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो कॉस्ट ड्राइवर की कितनी यूनिट्स है, पूरी कंपनी की कितनी यूनिट्स है कॉस्ट ड्राइवर की, वो अपन निकाल लेंगे। उसके बाद अपन एबीसी रेट निकालेंगे, एक्टिविटी बेस्ड रिकवरी रेट, एबीसी रेट भी बोलते हैं इसको। हर एक्टिविटी की एबीसी रेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल ओवरहेड ऑफ ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी का टोटल ओवरहेड लेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर ऑफ द एक्टिविटी, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर ऑफ द एक्टिविटी। जैसे कि एग्जांपल लूँ मैं, मान लो एक आपकी एक्टिविटी है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के टोटल ओवरहेड है मान लो 5 लाख ले लिया। और इंस्पेक्शन का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो मान लो इंस्पेक्शन आवर्स या टेस्टिंग आवर्स है। अब इंस्पेक्शन आवर्स की जो यूनिट्स है वो आपको दे रखी है मान लो 10,000 आवर्स। तो इस अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, हर एक्टिविटी का एबीसी रेट निकाल लेंगे, हर एक्टिविटी की एबीसी रेट निकालेंगे। कैसे, टोटल ओवरहेड ऑफ ईच एक्टिविटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर ऑफ द एक्टिविटी। हर एक्टिविटी की एबीसी रेट आ जाएगी और इन्हीं रेट के बेस पे, इस एबीसी रेट के बेस पे अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स में ओवरहेड को अलोकेट कर देंगे। इसी रेट के बेस पे अपन प्रोडक्ट्स में या सर्विस में ओवरहेड्स को अलोकेट कर देंगे। जैसे ही अपन प्रोडक्ट्स में या सर्विस में ओवरहेड को अलोकेट किया, उस पर अपन प्राइम कॉस्ट ऐड कर देंगे, उस प्रोडक्ट की क्या आ जाएगी, एकदम एक्यूरेट कॉस्ट आ जाएगी, एक्यूरेट कॉस्ट इसमें आ जाएगी। अगला पॉइंट है, अब कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कैसे करोगे। देखो क्वेश्चन में वैसे तो दे रखा होता है, नहीं दे रखा आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसका तरीका इंस्टीट्यूट ने बता रखा है। सबसे पहले एक्टिविटी स्टोर्स रिसीविंग, एक तरीके से इनबाउंड लॉजिस्टिक वाली एक्टिविटी, आपने सप्लायर से माल रिसीव किया, स्टोर्स रिसीविंग। इसके लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या लोगे, नंबर ऑफ परचेज रिक्वेशन, आपने कितनी बार परचेज की रिक्वेस्ट करी या कितनी बार परचेज ऑर्डर दिए, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर या नंबर ऑफ परचेज रिक्वेशन, ये इसका कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा। यही लेना पड़ेगा आपको, अगर आपने कुछ और ले लिया आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा मशीन्स, आपने मशीन वाली एक्टिविटी करी या ऑपरेशन भी होती है ना एक्टिविटी, अपन देखा था पोर्टर की 5 एक्टिविटी में दूसरी एक्टिविटी क्या होती है, ऑपरेशन ही होती है। यहाँ उसको मशीन भी बोल देते हैं, ऑपरेशन बोल देते हैं। तो मशीन या ऑपरेशन के लिए अपन कॉस्ट ड्राइवर क्या लेंगे, मशीन आवर्स, क्या लेंगे, मशीन आवर्स। तीसरा सेटअप वाली एक्टिविटी, सेटअप वाली एक्टिविटी भी एक तरीके से ऑपरेशन का ही पार्ट होती है। मशीन सेटअप एक नॉन वैल्यूड एक्टिविटी होती है, एकदम फालतू एक्टिविटी होती है सेटअप के लिए क्या लोगे आप, सेटअप हाउस दे रखा है, सेटअप हाउस ले लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ सेटअप दे रखा है तो नंबर ऑफ सेटअप ले लेंगे। सेटअप हाउस या नंबर ऑफ सेटअप में वो एक ही चीज देगा। अगर सेटअप हाउस और नंबर ऑफ सेटअप नहीं दे रखा तो अपन को लेना पड़ता है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन मतलब आपने कितनी बार मशीनों को चलाया, जितनी बार मशीनों को चलाया उतनी बार सेटअप किया, ये अपन मान लेते हैं। तो सेटअप हाउस या नंबर ऑफ सेटअप, अगर ये दोनों नहीं दे रखा तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन सेटअप के लिए। इंस्पेक्शन के लिए, इंस्पेक्शन भी एक तरीके से ऑपरेशन का ही पार्ट होता है। इंस्पेक्शन वाली एक्टिविटी के क्या लोगे, इंस्पेक्शन आवर्स या नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। इंस्पेक्शन आवर्स दे रखा तो अच्छी बात है, नहीं तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन। इंस्पेक्शन को अपन टेस्टिंग भी बोल देते हैं, टेस्टिंग आवर्स भी बोल देते हैं, इसमें टेस्टिंग और टेस्टिंग आवर्स। और अगली एक्टिविटी है डिस्पैच मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाली एक्टिविटी। इसके लिए क्या लोगे कॉस्ट ड्राइवर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एक्सिक्यूटेड, कितने ऑर्डर्स आपने एक्सिक्यूट किए, नंबर ऑफ ऑर्डर एक्सिक्यूट, इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा। ये था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये अपने देख लिया। अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का देखो अलग से क्वेश्चन नहीं आता इसमें, मेन ये क्वेश्चन जो आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का टारगेट कॉस्टिंग में साथ आ जाता है, या टारगेट कॉस्टिंग में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग काम आएगा। इसके अलावा अपना एक टॉपिक आएगा EMA वाला इस चैप्टर में, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वहाँ भी क्या काम आएगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग काम आएगा। इसलिए अपन ने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यहाँ कवर कर लिया। अभी स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग देखो क्या है,
टारगेट कॉस्टिंग एक कोस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। क्या है? कोस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग और अदर कंसेप्ट की हेल्प से, वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग और अदर कंसेप्ट, आप बोलोगे अदर कंसेप्ट क्या? चैप्टर 1, 2, 3 में जो आपने कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, चैप्टर 1, 2, 3 में क्या पढ़ रखा है? वैल्यू चेन एनालिसिस, इसके अलावा जीआईटी, काइजन कॉस्टिंग, इन सब की हेल्प से क्या करता है? ये प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट को कम करता है, प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट को कम करने में आपकी हेल्प करता है। ये होता है टारगेट कॉस्टिंग। तो टारगेट कॉस्टिंग क्या है? कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग और अदर कंसेप्ट की हेल्प से प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट को कम करने में हेल्प करता है। आप बोलोगे वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है? ये अभी अपन इसके साथ देखेंगे। ये टारगेट कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा काम आते हैं। क्या? वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग। ये एक तरीके से कॉस्ट को कम करने के तरीके हैं। वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग कैसे कम करते हैं वो भी अपन देख लेंगे। अब टारगेट कॉस्टिंग क्या है? एक अपन ने देखा था कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग, प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर में अपन ने देखा था कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कोस्ट प्लस मेथड, जिसमें अपन टोटल कॉस्ट लेते थे, वेरिएबल प्लस फिक्स, प्लस उसमें अपन प्रॉफिट मार्जिन, डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करते थे, अपन सेलिंग प्राइस निकालते थे। तो उसका अपोजिट है बिल्कुल टारगेट कॉस्टिंग। क्या? उसका बिल्कुल अपोजिट है। वो कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या था? एक तरीके से वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग था। वो कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग एक तरीके से जो मोनोपोली मार्केट होते हैं ना, वहाँ काम आता था। वहाँ कैसे काम आता था? देखो पहले के मार्केट, आज से कुछ साल पहले के मार्केट क्या होते थे? मेनली जो मार्केट होते थे वो सेलर्स मार्केट होते थे। सेलर्स मतलब मोनोपोली मार्केट होते थे। आज से कुछ साल पहले 95% मार्केट सेलर्स मार्केट होते थे। सेलर्स मार्केट होते थे तो सेलर की चला करती थी। लेकिन आज के ज़माने में बायर्स मार्केट है। आज के ज़माने में 95% या 99% मार्केट क्या है? कंपटीशन मार्केट है। या तो परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मतलब कंपटीशन मार्केट। आज के ज़माने में मार्केट कैसे है? कंपटीशन मार्केट है। तो आज के ज़माने में बायर की चलती थी, तो पहले के ज़माने में सेलर की चलती थी। सेलर क्या करता था पहले के ज़माने में? प्रोडक्ट की डिजाइन करी उसने, प्रोडक्ट की डिजाइन करी तो उसने टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली, हाँ इतनी कॉस्ट लगेगी, उसने अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड किया और सेलिंग प्राइस निकाल दी। जैसे मान लो पहले के ज़माने में क्या होता था? एक कंपनी है, मान लो मोबाइल बनाती है, उसने मोबाइल की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली, जो मोबाइल वो नया बनाने वाली है 10,000 का उसका बनेगा। उसने देखा 10,000 का बनेगा, उसको 5,000 रुपीज़ पर यूनिट प्रॉफिट कमाना है, तो 5,000 रुपीज़ उसने प्रॉफिट मार्जिन 10,000 में ऐड किया। सेलिंग प्राइस कितनी निकाल दी उसने? 15,000 की सेलिंग प्राइस निकाल दी। पहले के ज़माने में ऐसा चल जाता था क्योंकि पहले सेलर का मार्केट था, सेलर का राज चलता था, मोनोपोली मार्केट होते थे। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं चलता क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन मार्केट है, बायर्स मार्केट है। आज के ज़माने में लगभग सभी प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस ऑलरेडी अवेलेबल है, सभी प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस ऑलरेडी अवेलेबल है, उस पर आपका वश नहीं। जैसे मान लो कोई कंपनी है, वो 32 इंच का टीवी लॉन्च करना चाहती है, एलईडी टीवी लॉन्च करना चाहती है, तो मार्केट में पता है कि मार्केट में वो टीवी 10,000 से 12,000 से ज़्यादा का बिकेगा नहीं, 10 से 12,000 का बाकी कंपनीज का भी आता है, इससे ज़्यादा अगर वो प्राइस रखती है कंपनी तो बिकेगा नहीं। ऐसे ही मान लो कोई कंपनी है मार्कर लॉन्च करना चाहती है, मार्कर की बात करते हैं अपन, तो मार्केट में मार्कर की मार्केट प्राइस पहले से फिक्स है, पता है मार्कर 20 रुपीज़ से ज़्यादा का नहीं बिकेगा, 20 रुपये से ज़्यादा का मार्कर नहीं बिकेगा, ये पहले से फिक्स है। तो सेलिंग प्राइस पे आज के ज़माने में वश है नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। आप मार्केट से ज़्यादा सेलिंग प्राइस नहीं रख सकते, ज़्यादा रखोगे कोई खरीदेगा ही नहीं, और कम रखोगे तो कम रखने के लिए पहले तो आपको अपनी कॉस्ट को भी कम करना पड़ेगा, क्वालिटी को मेंटेन करके। आपने हवा में कम कर दिया, क्वालिटी खराब कर दी तो कोई खरीदेगा नहीं। और अगर आप कम करते हो सेलिंग प्राइस तो बाकी लोग भी खाली नहीं बैठे, वो भी कम कर सकते हैं। तो आज के ज़माने में आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो मार्केट की सेलिंग प्राइस पहले से अवेलेबल है। अब उसमें से आपको क्या करना है, जैसे मान लो मार्कर 20 रुपीज़ का मार्केट में बिकता है, तो मार्केट की सेलिंग प्राइस आपको पता है 20 रुपीज़ में बिकेगा। अब आपको एक मार्कर पे 20% मार्जिन कमाना है, 20% मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस, तो 4 रुपीज़ का आपको मार्जिन कमाना है, तो 4 रुपीज़ आपका डिजायर्ड प्रॉफिट हो गया। तो 20 रुपीज़ हो गई मार्केट की सेलिंग प्राइस, 4 रुपीज़ हो गई आपका डिजायर्ड प्रॉफिट, तो 16 रुपये क्या आ गई आपकी टारगेट कॉस्ट, 16 रुपये आ गई आपकी टारगेट कॉस्ट। अब इस टारगेट कॉस्ट पे आपका वश है, आपका वश किस पे? ओनली कॉस्ट पे वश है। आप कॉस्ट को आप कम कर सकते हो, और कॉस्ट भी कैसे कम करनी है आपको? क्वालिटी को मेंटेन करके कॉस्ट को कम करना है। क्वालिटी खराब कर दिया तो जैसे जियोनी मोबाइल, माइक्रोमैक्स, कार्बन मोबाइल, इनका हाल हुआ वैसा आपका हाल हो जाएगा, मार्केट से आप आउट हो जाओगे। क्वालिटी को मेंटेन करके आपको कॉस्ट को कम करना है। तो टारगेट कॉस्टिंग में अपन ने पहले टारगेट कॉस्ट निकाल ली कि अपन को कितनी की कॉस्ट अचीव करनी है, 16 रुपीज़ की कॉस्ट अचीव करनी है मार्कर की, तभी अपन डिजायर्ड प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब 16 रुपीज़ की कॉस्ट अचीव करनी है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? प्रोडक्ट की डिजाइन करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? कॉस्ट को मैनेज करेंगे, कॉस्ट को कम करेंगे। यहाँ टारगेट कॉस्टिंग अपने काम आता है। तो इसमें अपन उल्टा चलते हैं बिल्कुल, क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ पे पहले से फिक्स है, डिजायर्ड प्रॉफिट अपन उसमें लेस किया, कॉस्ट निकाली। और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो होती थी उसमें क्या करते थे अपन? टोटल कॉस्ट निकाली, प्रॉफिट अपना जितना मर्जी है उतना ऐड किया, सेलिंग प्राइस निकाल के मार्केट में लॉन्च कर दिया। वो पहले के ज़माने में चल जाता था, या मोनोपोली मार्केट है। आज के ज़माने में देखो कुछ मार्केट अभी भी मोनोपोली है, वहाँ चल जाएगा। लेकिन जो मार्केट आज के ज़माने में कंपटीशन मार्केट है, लगभग 99% मार्केट कंपटीशन मार्केट है, कंपटीशन में ऐसा नहीं चलेगा। कंपटीशन में अपन को मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो अपना वश किस पे? ओनली कॉस्ट पे, कॉस्ट को अपन यहाँ मैनेज करेंगे।
अब टारगेट कॉस्टिंग की स्टेप्स देख लो, स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले अपन को मार्केट या टारगेट सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी, मार्केट सर्वे करके और फोरकास्टिंग टेक्निक लगा के। मार्केट सर्वे करके और फोरकास्टिंग टेक्निक लगा के अपन को क्या निकालनी पड़ेगी कि मार्केट की सेलिंग प्राइस क्या है या टारगेट सेलिंग प्राइस क्या है। इसको मार्केट सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं और टारगेट सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं। काफ़ी सारे प्रोडक्ट पे तो तुरंत पता चल जाती है, जैसे मार्केट का मैंने बताया 20 रुपीज़ है, सभी कंपनी का 20 रुपीज़ बिकता है तो 20 रुपीज़ निकालनी, लेकिन काफ़ी सारे प्रोडक्ट पे अपन को निकालनी पड़ती है। अब क्वेश्चन में तो आपको देगा, क्वेश्चन में तो लिख के देगा ये मार्केट सेलिंग प्राइस है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ अपन को सर्वे करके फोरकास्ट करके निकालनी पड़ती है। जैसे मान लो कोई कंपनी अपना नया मोबाइल लॉन्च करना चाहती है, वीवो है, रियलमी है, तो वो सर्वे करके फोरकास्ट करके देखते हैं कि उनकी मार्केट सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, कितने में बिक सकता है उनका प्रोडक्ट, वो निकालती है, सर्वे करके निकालती है, फोरकास्ट करके निकालती है। तो इस अकॉर्डिंग अपन मार्केट या टारगेट सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। अब अपन को टारगेट कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। कौन सी निकालनी है? पर यूनिट की टारगेट कॉस्ट निकालनी है। ध्यान देना है, अपन यहाँ जो कैलकुलेशन करते हैं ना, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, क्योंकि अपन यहाँ एक चीज़ निकालेंगे कोस्ट गैप या कोस्ट रिडक्शन टारगेट, वो भी पर यूनिट निकलता है। तो टारगेट कॉस्ट भी कैसे निकालते हैं? पर यूनिट निकालते हैं। तो टारगेट कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे? मार्केट सेलिंग प्राइस आपने निकालनी मार्केट की 20 रुपीज़, आपको डिजायर्ड प्रॉफिट जितना कमाना है वो उसमें से लेस कर दो। आपको मान लो 20% ऑन सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट चाहिए, तो 20% ऑन सेलिंग प्राइस अपने उसमें से लेस कर दिया, 4 रुपीज़ का आ गया, वो लेस कर दिया। कभी कभी क्वेश्चन में एक दे रखा होता है रॉयल्टी। अब रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी एक फिक्स पेमेंट होता है जो आप किसी प्रोडक्ट के इंटेंजिबल एसेट के यूज़ के लिए पे करते हो। किसी इंटेंजिबल एसेट के यूज़ के लिए आप जो पेमेंट करते हो वो होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी आपने इनकम टैक्स में देख रखा होगा, इंटेंजिबल एसेट के यूज़ के लिए जो पेमेंट किया जाता है वो होता है रॉयल्टी। अब रॉयल्टी का एक एग्जाम्पल दूँ मैंने, जैसे इस क्वेश्चन में मैं एग्जाम्पल दूँ तो मान लो मार्कर है आपका। अब आपका मार्कर ऐसे तो बिकेगा नहीं, तो आपने क्या किया, किसी फेमस कंपनी से बात करी, किसी फेमस कंपनी से बात करी कि आप उस फेमस कंपनी का नाम यूज़ करोगे अपने मार्कर में, आप उस फेमस कंपनी का नाम यूज़ करोगे या उस फेमस कंपनी का टैग यूज़ करोगे अपने मार्कर में, तो उस फेमस कंपनी को आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। रॉयल्टी एक ऐसा फिक्स पेमेंट है जिसको कम नहीं किया जा सकता, जिसको कम नहीं किया जा सकता, जिस पे आपका वश नहीं है, जिस पे आपका वश नहीं है। बाकी कॉस्ट तो आप कम कर सकते हो, लेकिन रॉयल्टी ऐसा है जो कम किया ही नहीं जा सकता। तो आपने उस फेमस कंपनी से बात करी, उस कंपनी ने बोला एक मार्कर पे अगर आप उसका नाम यूज़ करते हो तो एक मार्कर पर मार्कर 1 रुपये की रॉयल्टी लगेगी, पर मार्कर 1 रुपये की रॉयल्टी लगेगी। तो अगर क्वेश्चन में कभी रॉयल्टी दे रखी है, वो भी लेस कर देना, वो भी लेस कर देना, ये आ जाएगी आपकी टारगेट कॉस्ट। 20 की मार्केट सेलिंग प्राइस है मार्कर की, 4 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट कमाना है और 1 रुपीज़ की रॉयल्टी। रॉयल्टी तो फिक्स पेमेंट है तो जाएगा आपका। अब आपको टारगेट कॉस्ट कितनी अचीव करनी है? 15 रुपीज़ की अचीव करनी है। 15 की क्यों अचीव करनी है? रॉयल्टी आपका खर्च होगा हमेशा, 15 + 1 16 का खर्चा आपका रहेगा और 4 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट चाहिए, 16 + 4 20 में आप सेल कर लोगे। तो रॉयल्टी हमेशा अपन को लेस करनी है अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो, ऐसे आपको जूम वगैरह नहीं करना, दे रखी है तो लेस कर देना। तो इस तरह आपकी आ जाएगी टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट आ गई, इस एग्जाम्पल में मान लो 15 आ गई, 15 की टारगेट कॉस्ट आ गई। अब आपको क्या निकालनी है? एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालनी है, या करंट या रिवाइज कॉस्ट। एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालनी है या करंट और रिवाइज कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट की। पर यूनिट की एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालनी है, करंट और रिवाइज कॉस्ट निकालनी है। अब देखो एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होती है, अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, अभी प्रोडक्ट डिजाइन फेस में है, न्यू प्रोडक्ट अभी आपने लॉन्च वगैरह नहीं किया, वो डिजाइन फेस में चल रहा है, उसको लॉन्च करने जा रहे हो, तो उसकी तो हमेशा क्या निकलेगी? एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकलेगी। आपकी कितनी कॉस्ट आने वाली है आपको थोड़ी पता है प्रेजेंट में कितनी कॉस्ट आ रही है, उसकी तो हमेशा ही क्या निकलेगी? न्यू प्रोडक्ट की तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकलेगी। मान लो मार्कर आपका न्यू प्रोडक्ट है, अभी आप न्यू प्रोडक्ट बना रहे हो मार्कर, तो उसकी क्या निकलेगी? एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी आने वाली है, तो आप एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाल लो अगर न्यू प्रोडक्ट है तो। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वाला केस है, मार्कर आपका पहले से प्रेजेंट प्रोडक्ट है, पहले से आपका प्रोडक्ट है, अब आप टारगेट कॉस्टिंग लगा रहे हो, तो उसकी क्या निकलेगी? करंट कॉस्ट। करंट में मार्कर की क्या कॉस्ट आ रही है? पर यूनिट की करंट कॉस्ट निकालनी है। या कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर देता है वो, करंट कॉस्ट में अपन क्या कर लेते हैं, टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ रिवीजन कर देते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ कॉस्ट अपन कम कर लेते हैं, मटेरियल वगैरह की कॉस्ट कम कर लेते हैं। तो अगर रिवीजन कर दिया कॉस्ट में तो रिवाइज कॉस्ट निकाल लेंगे, नहीं तो करंट निकाल लेंगे। देखो करंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो करंट कॉस्ट निकलेगी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की करंट कॉस्ट निकलेगी। लेकिन कभी कभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के केस में क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट में कुछ रिवीजन कर देते हैं, मटेरियल की कॉस्ट थोड़ी कम कर ली, लेबर की कॉस्ट थोड़ी कम कर ली, तो अपन रिवाइज कॉस्ट निकाल लेंगे। तो रिवाइज कॉस्ट निकाल लेंगे। करंट कॉस्ट का डाटा दे रखा है तो करंट कॉस्ट, रिवाइज का डाटा दे रखा है तो रिवाइज कॉस्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के केस में। लेकिन न्यू प्रोडक्ट है कोई, जो न्यू प्रोडक्ट अभी आप लॉन्च करोगे, अभी लॉन्च नहीं किया, तो उसकी हमेशा क्या निकलेगी? एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकलेगी। न्यू प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड निकलेगी और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की करंट या रिवाइज कॉस्ट निकलेगी। तो मान लो मार्कर आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, तो मार्कर की अपन ने करंट कॉस्ट निकाल ली 18 रुपीज़। अभी आपकी 18 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है, 18 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है। अब ये कॉस्ट कैसे निकालोगे? कॉस्ट निकालते वक्त भी ध्यान देना, अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो तो हमेशा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करना पड़ेगा। अपन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। मतलब ओवरहेड कैसे एलोकेट करने पड़ेंगे प्रोडक्ट में? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग मटेरियल लेबर एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस ओवरहेड जो करोगे, कैसे करोगे? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ही डाटा देगा, एबीसी का ही डाटा देगा। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट का केस है, तो सिंगल प्रोडक्ट का केस है तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वैसे भी कुछ काम की नहीं होती, क्योंकि सभी ओवरहेड एक ही प्रोडक्ट में एलोकेट होते। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को फॉलो करके अपन एक्सपेक्टेड कॉस्ट या करंट या रिवाइज कॉस्ट निकाल लेंगे पर यूनिट। तो मार्क करके आपने 18 रुपीज़ निकाल ली। अब निकालेंगे अपन कॉस्ट गैप या कॉस्ट रिडक्शन टारगेट।
कितने से आपको अपनी कॉस्ट को कम करना है। देखो टारगेट आपका 15 रुपीज़ का, अभी आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है 18, तो एक्सपेक्टेड या करंट कॉस्ट जो भी आपकी केस है, न्यू प्रोडक्ट का तो है एक्सपेक्टेड कॉस्ट, और अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का केस है तो करंट कॉस्ट वो ले लेंगे। एक्सपेक्टेड करंट या रिवाइज कॉस्ट ले लेंगे अपन जो भी है। तो एक्सपेक्टेड करंट या रिवाइज कॉस्ट, जैसे मार्कर की अभी आपकी करंट कॉस्ट आ रही है 18 रुपीज़, मार्कर आपका प्रेजेंट प्रोजेक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है ये मान लो, तो 18 रुपीज़ की आपकी कॉस्ट आ रही है। टारगेट कितना अचीव करना आपको 15 का, 18 माइनस 15 कर देना, मतलब एक्सपेक्टेड या करंट कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट, ये आ जाएगा आपका कॉस्ट गैप या कॉस्ट रिडक्शन टारगेट। क्या आ जाएगा? कॉस्ट गैप या कॉस्ट रिडक्शन टारगेट। आपको 3 रुपये पर यूनिट, 3 रुपीज़ पर यूनिट से आपको मार्कर की कॉस्ट को कम करना है, ये आपका टारगेट बन गया। 3 रुपीज़ पर यूनिट से आपको कॉस्ट को कम करना है। अब 3 रुपीज़ पर यूनिट से कॉस्ट को कम करना है, तो कॉस्ट को कम कैसे करोगे? तो उसके लिए बता रखा है स्टेप 5 में आप कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक यूज करोगे, क्वालिटी को मेंटेन करके कॉस्ट को कम करोगे। कैसे? वैल्यू एनालिसिस करके, वैल्यू इंजीनियरिंग करके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के, एफिशिएंसी को बढ़ा के, इसके अलावा वैल्यू चेन एनालिसिस करके, जीआईटी लगा के, काइजन कॉस्टिंग लगा के, 5S लगा के, टीपीएम लगा के, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग लगा के, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक है जो आपको क्वालिटी को मेंटेन करके कॉस्ट को कम करने में हेल्प करती है। अब जो अपने वैल्यू चेन एनालिसिस है, जीआईटी है, काइजन कॉस्टिंग है, 5S, टीपीएम, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चैप्टर 1, 2, 3 में पढ़ लिया। अब बच्चा क्या जो अपन यहाँ पढ़ेंगे वो है वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग के बारे में इसी चैप्टर में बता रखा है। वो सबसे मेन होता है टारगेट को अचीव करने में, वो कॉस्ट को कम करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। कौन? वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग। कैसे करते हैं अपन देखेंगे उसको। तो अपन को ये कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक लगा के अपनी कॉस्ट को 18 से कब कहाँ लाना है? 15 पे लाना है। 18 आ रही है, इसको 15 पे लाना है। अब इसमें एक नोट हो रहा है, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट रिडक्शन प्लान। अभी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट रिडक्शन प्लान क्या होता है? देखो इस प्लान में अपन क्या करते हैं, हर कैटेगरी की कॉस्ट को, हर कैटेगरी मतलब मटेरियल की कॉस्ट को भी, लेबर की कॉस्ट को भी और ओवरहेड की कॉस्ट को भी प्रोपोर्शनेटली कम करते हैं। प्रोपोर्शनेटली कैसे कम करते हैं? जैसे मान लो इस एग्जाम्पल की बात करें तो आपको 3 रुपीज़ से अपनी कॉस्ट को कम करना है पर यूनिट, और आपकी प्रेजेंट कॉस्ट कितनी आ रही है? प्रेजेंट कॉस्ट आ रही है आपकी 18 रुपीज़। तो 3 रुपये पर यूनिट से कम करना है, 18 रुपीज़ प्रेजेंट कॉस्ट आ रही है, मतलब कितना परसेंटेज कॉस्ट को कम करना है आपको करना है 16.67% से अपनी कॉस्ट को कम करना है। तो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट रिडक्शन प्लान में अपन क्या टारगेट सेट करते हैं कि अपन मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, यही तो कॉस्ट होती है। मटेरियल को अपन 16.67 से कम करेंगे, लेबर को अपन 16.67% से कम करेंगे, और ओवरहेड को भी 16.67% से कम करेंगे। ये होता है प्रोपोर्शनेट कॉस्ट रिडक्शन प्लान। फालतू प्लान होता है। अपन क्या करते हैं इसमें, जो भी कॉस्ट आपको कम करनी है, जो भी आपका कॉस्ट रिडक्शन टारगेट है, जैसे यहाँ पे 3 रुपये पर यूनिट का है, तो ये 3 रुपये पर यूनिट सभी कॉस्ट में, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जो भी आपकी प्रेजेंट कॉस्ट आ रही है, सभी में अपन प्रोपोर्शनेटली कम करेंगे। ये होता है प्रोपोर्शनेट कॉस्ट रिडक्शन प्लान। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। टारगेट कॉस्टिंग के 2 कंपोनेंट है सबसे इंपॉर्टेंट। देखो टारगेट कॉस्टिंग में आपको टारगेट कॉस्ट जो है उसको अचीव करना है, उस कॉस्ट रिडक्शन टारगेट को आपको अचीव करना है। मतलब ऊपर वाले एग्जाम्पल में 3 रुपये से आपको अपनी कॉस्ट को कम करना है। तो काफ़ी सारी टेक्निक बता रखी है कॉस्ट को कम करने की, जो अपन ने ऑलरेडी चैप्टर 1, 2, 3 में पढ़ रखी है। लेकिन 2 ऐसी टेक्निक है जो ओनली इसी चैप्टर में बता रखी है, और जो सबसे मेन टेक्निक है कॉस्ट को कम करने की। जो सबसे मेन टेक्निक है टारगेट कॉस्टिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। टारगेट कॉस्टिंग के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है 2। क्या क्या? एक तो वैल्यू एनालिसिस और एक वैल्यू इंजीनियरिंग या फंक्शनल एनालिसिस। एक हो गया वैल्यू एनालिसिस, दूसरा क्या है? वैल्यू इंजीनियरिंग या फंक्शनल एनालिसिस। अब वैल्यू एनालिसिस क्या है? वैल्यू एनालिसिस अपन कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है आपका, उसको अपन एनालाइज करते हैं, तो उसमें काम आता है वैल्यू एनालिसिस। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने में कौन हेल्प करता है? वैल्यू एनालिसिस। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपन एनालाइज करते हैं वैल्यू एनालिसिस में, और इसमें क्या करते हैं अपन देखते हैं आपकी जो एक्टिविटीज़ है उस प्रोडक्ट को बनाने में, जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है, इनबाउंड लॉजिस्टिक हो गई, ऑपरेशन हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, मार्केटिंग हो गई, इंस्पेक्शन हो गई, टेस्टिंग हो गई, उसमें देखते हैं कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी इंटरनली चेक करते हैं। बाहर से कोई सर्च नहीं करते, बाहर से कोई रिसर्च वगैरह नहीं करते, इंटरनली चेक करते हैं कौन सी ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे हो जो प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही। मतलब अगर आप उस एक्टिविटी को करोगे भी नहीं तो प्रोडक्ट की वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होगी, मतलब प्रोडक्ट की वही वैल्यू रहेगी। कोई ऐसी एक्टिविटी पर आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपन देखते हैं। देखो मैं बताऊँ आपको कुछ एक्टिविटीज़ जो फालतू होती है, जो नॉन वैल्यू एडेड होती है। जैसे आपने देखा ऑपरेशन में एक एक्टिविटी है मशीन सेटअप की, आप मशीनों का सेटअप करते हो। अगर आप मशीनों का सेटअप नहीं भी करोगे तो बताओ प्रोडक्ट की वैल्यू पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि मशीन सेटअप एक क्या है? फालतू एक्टिविटी। आपको फालतू में मशीनों का सेटअप करना पड़ता है। आप मशीनों को इस तरह से अरेंज करो, इस तरह से लगाओ कि इस सेटअप की जरूरत ही ना पड़े। तो मशीन सेटअप क्या है? एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। ऐसे ही स्टोरेज, आप मान लो स्टोरेज करते हो, मटेरियल मंगवाते हो और अपने वेयरहाउस में स्टोरेज करते हो, या आप फिनिश गुड्स बना के अपने वेयरहाउस में स्टोरेज करते हो। तो स्टोरेज करने से आपकी वैल्यू बढ़ जाती है क्या? बताओ, स्टोरेज करने से प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो स्टोरेज क्या है? नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। ऐसे ही मान लो आप अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन करते हो, मूवमेंट करते हो। कैसे करते हो? आप मटेरियल पहले वेयरहाउस में मंगवाते हो, फिर वेयरहाउस से फैक्ट्री में मंगवाते हो, जबकि आप मटेरियल डायरेक्टली फैक्ट्री में मंगवा सकते हो। ऐसे ही आप फिनिश गुड्स पहले अपने वेयरहाउस में सेंड करते हो और वेयरहाउस से फिर आप डिलीवरी देते हो, जबकि आप डायरेक्टली फैक्ट्री से भी डिलीवरी दे सकते हो। तो ये अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट हुआ, डबल ट्रांसपोर्ट हुआ। ये भी क्या है?
नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। तो अपन इंटरनली चेक करते हैं कि आप ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी करते हो जिनको अगर आप हटा भी दोगे, जिनको नहीं भी करोगे, तो भी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू में फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो भी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू में फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये होता है वैल्यू एनालिसिस। अब आप बोलोगे वैल्यू चेन एनालिसिस होता था, देखो दोनों में काफी फर्क है। वैल्यू चेन एनालिसिस में अपन सभी एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते थे, वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड में बांटते थे, वैल्यू एडेड पे स्पेशल फोकस करते थे, और जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती थी उनको एलिमिनेट करते थे। कैसे एलिमिनेट करते थे? अपन मार्केट रिसर्च करते थे, रिसर्च करके सर्वे करके पता करते थे कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं करती, कस्टमर उसकी वैल्यू नहीं करता। जैसे अपने देखा, आप पेन की अट्रैक्टिव पैकिंग करते हो और पता चला कि कस्टमर को अगर आप सर्वे करके पता चला कि कस्टमर को अगर आप बिना पैकिंग में पेन बेचोगे तो भी कस्टमर खरीद लेगा, तो वहाँ रिसर्च वगैरह करके करते थे। ऐसे अपन ने वहाँ देखा था कि आप अभी अपना एयर प्योरीफायर वगैरह बेचते हो, इंस्टॉलेशन की सर्विस देते हो, बाद में पता चला इंस्टॉलेशन की फ्री सर्विस देते हो, रिसर्च करके पता चला कि अगर आप कस्टमर को इंस्टॉलेशन की फ्री सर्विस नहीं भी दोगे तो भी वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन नॉन वैल्यूड एक्टिविटी हो गई थी वहाँ पे, वो अलग चीज़ थी। वहाँ अपन रिसर्च करके, मार्केट रिसर्च करके देखते थे कि कस्टमर को क्या चीज़ फर्क नहीं डालती, उनको अपन एलिमिनेट कर देते थे। यहाँ अपन इंटरनली खुद ही देख लेते हैं, इंटरनली अपन अपनी एक्टिविटीज में देखते हैं, खुद ही देखते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिससे वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, कोई रिसर्च नहीं करते इसमें, ऐसे ही देख लेते हैं। और जो फालतू एक्टिविटी है उनको एलिमिनेट कर देते हैं। या कुछ ऐसा नहीं करते कि वैल्यू एडेड पे फोकस करते हैं, या फालतू एक्टिविटीज को अपन सीधा एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे मशीन सेटअप हो गया, स्टोरेज हो गया, अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट हो गया, अननेसेसरी मूवमेंट हो गया, या मान लो भी डबल लेयर में पैकिंग करते हो तो एक्स्ट्रा पैकिंग हो गई एक तरीके से। ये सब क्या है? वैल्यू एनालिसिस में फालतू एक्टिविटी, इनको अपन एलिमिनेट कर देंगे इंटरनली चेक करके, कोई रिसर्च वगैरह नहीं करेंगे, कस्टमर से पता नहीं करेंगे, खुद ही अपन एलिमिनेट कर देंगे। ये होता है वैल्यू एनालिसिस। अब अगला है वैल्यू इंजीनियरिंग या फंक्शनल एनालिसिस। ये न्यू प्रोडक्ट की डिजाइन पे काम आता है। अभी आप न्यू प्रोडक्ट की डिजाइन कर रहे हो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च वगैरह नहीं किया, डिजाइनिंग फेस में चल रहा है वो, तो उसकी डिजाइन वगैरह कर रहे हो, तो उसमें काम आता है उसकी कॉस्ट को कम करने में। उसकी आपने देखा कि डिजाइन फेस में आपने देखा कि उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगी, आपने एक्सपेक्ट किया कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। अब आपको टारगेट कॉस्ट को अचीव करना है। टारगेट कॉस्ट आपकी मान लो पहला एग्जांपल है 15 है, और आपने देखा मार्कर आपका न्यू प्रोडक्ट है, उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट आपकी 18 आएगी। तो 18 को 15 पे कैसे लाया जाए? तो उसमें आपको कौन हेल्प करेगा? वैल्यू इंजीनियरिंग फंक्शनल एनालिसिस हेल्प करेगा, न्यू प्रोडक्ट की डिजाइन में हेल्प करेगा, न्यू प्रोडक्ट की डिजाइन में हेल्प करेगा। जैसे कि एग्जांपल अपन लेते हैं एसी का। अब एक एसी आप लॉन्च करने वाले हो, एसी की डिजाइनिंग चल रही है, आपकी डिजाइन फेज चल रहा है। अब डिजाइन फेज चल रहा है तो आप क्या करोगे? एसी को पहले फंक्शनल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। आपके एसी में क्या क्या फंक्शन होंगे उस अकॉर्डिंग आप फंक्शनल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। आपकी एसी ड्यूअल इन्वर्टर होगी, इसके अलावा आपकी एसी ऑल वेदर एसी होगी, इसके अलावा आपकी एसी में वाईफाई कनेक्टिविटी होगा, इसके अलावा आपकी एसी में इंस्टेंट कूलिंग वाला सिस्टम होगा। तो ये आपने फंक्शनल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर आप क्या करोगे? आप देखोगे आपके एसी में कौन से अननेसेसरी फीचर है, उनको तो एलिमिनेट कर दोगे, और कुछ न्यू फीचर, कोई थोड़ा सस्ता फीचर, न्यू फीचर ऐड कर दोगे। कैसे पता करोगे? तो इसलिए देखोगे कि कोई कंपटीटर का सिमिलर प्रोडक्ट था आपका, जो आप एसी लॉन्च करने वाले हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट कंपटीटर का था पहले। अब कंपटीटर का जो प्रोडक्ट था उसमें एक वाईफाई कनेक्टिविटी होती थी जो आप भी देने वाले हो एसी में। अब पता चला कस्टमर उस वाईफाई कनेक्टिविटी को भाव ही नहीं देता, कस्टमर को वाईफाई कनेक्टिविटी चाहिए नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है कस्टमर को, क्योंकि कंपटीटर के प्रोडक्ट में कस्टमर ने उस वाईफाई कनेक्टिविटी को भाव नहीं दिया था। कंपटीटर ने जो वाईफाई कनेक्टिविटी दी थी उसको कस्टमर ने भाव नहीं दिया था। या तो ऐसे पता कर लोगे, या आपने देखा आपने भी पहले ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया था पुराने टाइम पे, कोई सिमिलर टाइप की एसी लॉन्च करी थी पहले, तो उसमें आपने वाईफाई कनेक्टिविटी दी थी, वाईफाई कनेक्टिविटी, लेकिन कस्टमर ने उस वाईफाई कनेक्टिविटी को भाव ही नहीं दिया। अगर आप वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं भी देते तो भी कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने या तो कंपटीटर का प्रोडक्ट देख लिया या आपका कोई पुराना प्रोडक्ट देख लिया, पता चल गया आपको कि वाईफाई कनेक्टिविटी क्या है, अननेसेसरी फीचर है, तो न्यू वाले में नहीं देना आपको। तो उस वाईफाई कनेक्टिविटी को आपने हटा दिया, उसको देना हटा दिया। दूसरा आपने क्या कर दिया? कुछ न्यू फीचर ऐड कर दिया। न्यू फीचर क्या ऐड कर दिया? उसी क्या बोलते हैं, एसी में जो फिल्टर होते हैं उसको ऑटो क्लीन का आपने एक फीचर ऐड कर दिया। ऑटो क्लीन फिल्टर्स, ऑटो क्लीन फिल्टर का एक आपने फीचर ऐड कर दिया जो सस्ता भी पड़ता है। वाईफाई कनेक्टिविटी थोड़ा महंगा पड़ता, ऑटो क्लीन फिल्टर वाला जो अगर फीचर आप ऐड करोगे वो सस्ता पड़ेगा, वो आपने ऐड कर दिया। कॉस्ट भी कम हो गई, क्वालिटी भी मेंटेन हो गई। ये है वैल्यू इंजीनियरिंग फंक्शनल एनालिसिस। वैल्यू इंजीनियरिंग फंक्शनल एनालिसिस अपन क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स को फंक्शनल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो न्यू प्रोडक्ट आप डिजाइन कर रहे हो। फिर आप देखते हैं कंपटीटर का कोई सिमिलर प्रोडक्ट था या अपना कोई पुराना प्रोडक्ट था जिसमें कोई ऐसा फीचर था जो आप प्रेजेंट प्रोडक्ट में देने वाले हो, लेकिन उसको कस्टमर भाव ही नहीं देता, तो उस फीचर को अपन एलिमिनेट कर देंगे और कोई न्यू फीचर, कोई सस्ता फीचर अपन ऐड कर देंगे। कस्टमर भी खुश, कॉस्ट भी कम, सारे काम हो जाएंगे, सारे काम इसमें हो जाएंगे। ये थे टारगेट कॉस्टिंग के दो कंपोनेंट, वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू एनालिसिस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में काम आता है और वैल्यू इंजीनियरिंग आपका जो है न्यू प्रोडक्ट की डिजाइन में ये काम आता है। और दोनों कॉस्ट को कम करते हैं, क्वालिटी को मेंटेन करके। कैसे करते हैं? वैल्यू एनालिसिस में अपन जो भी ऐसा कोई एक्टिविटी है इंटरनली चेक करते हैं जो प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही, उसको अपन एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे मशीन सेटअप हो गया, स्टोरेज हो गया, अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया। वैल्यू इंजीनियरिंग में अपन क्या करते हैं?
जो न्यू प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो उसको फंक्शनल पार्ट में बांटते हैं, देखते हैं कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं करता, उसको अपन एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे पता करते हैं? कंपटीटर के प्रोडक्ट को देख के या आपका कोई पुराना प्रोडक्ट था पास्ट का, उसको देख के अपन पता कर लेते हैं। अब अगला पॉइंट है प्रोस एंड कॉन्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? देखो प्रोस क्या क्या बता रखे हैं। टारगेट कॉस्टिंग से आपको रियल सेविंग होती है, रियली में क्या होती है, इससे कॉस्ट कम होती है। दूसरा, ये प्रोएक्टिव अप्रोच है कॉस्ट मैनेजमेंट का। ये प्रोएक्टिव अप्रोच कैसे है? अपन पहले ही स्टेप उठा लेते हैं, पहले ही मार्केट सेलिंग प्राइस फिक्स कर ली, डिजायर्ड प्रॉफिट अपने लेस कर दिया, टारगेट अपने सेट कर लिया कि ये टारगेट कॉस्ट अपन को अचीव करनी है। ऐसा नहीं कि कॉस्ट बाद में इनकट हो गई फिर बाद में देख रहे हैं, पहले अपन कदम उठाते हैं, फिर प्रोएक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं। अगला है, इस पर अपन वैल्यू एडेड एक्टिविटी पे फोकस करते हैं और जो फालतू एक्टिविटीज होती है वैल्यू एनालिसिस की हेल्प से उनको अपन एलिमिनेट कर देते हैं। जो प्रोडक्ट की वैल्यू में कंट्रीब्यूशन नहीं करी उनको अपन एलिमिनेट कर देते हैं। ये इसके फायदे दे रखे हैं, फालतू हैं, कुछ काम के नहीं है, एक बार रीड करना हो तो रीड कर लेना। दूसरा कॉन्स क्या क्या है? टारगेट कॉस्टिंग करने के लिए आपको डिटेल्ड कॉस्ट डाटा चाहिए होता है। डिटेल कॉस्ट डाटा चाहिए होता है, एक एक छोटी छोटी डिटेल आपको चाहिए होती है, तो ही आप टारगेट कॉस्टिंग लगा सकते हो। दूसरा, टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई करने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे असर आ जाता है। आप जल्दबाजी में कॉस्ट कम करते हो तो कॉस्ट ज़्यादा कम करने के चक्कर में क्वालिटी भी खराब हो जाती है। वैसे अपन क्वालिटी को मेंटेन करके करते हैं कॉस्ट कम, लेकिन ज़्यादा कॉस्ट कम करने के चक्कर में क्वालिटी पे इफेक्ट आ सकता है। और तीसरा, टारगेट कॉस्टिंग में अपन जो मार्केट सेलिंग प्राइस टारगेट सेलिंग प्राइस निकालते हैं उसके लिए अपन को काफ़ी ज़्यादा फोरकास्ट और एस्टिमेशन करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि तुरंत मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा फोरकास्ट और एस्टिमेशन अपन को उसमें करना पड़ता है। ये टारगेट कॉस्टिंग के कुछ नुकसान और फायदे बता रखे हैं जो बिल्कुल फालतू पॉइंट है, दे रखा अपन ने देख लिया। अगला पॉइंट है, आपने टारगेट कॉस्टिंग अडॉप्ट कर लिया, टारगेट कॉस्टिंग लगा लिया, तो टारगेट कॉस्टिंग लगाने के बाद आपको क्या क्या इशू और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और उनको हैंडल करने के क्या तरीके हैं। तो टारगेट कॉस्टिंग लगाने के बाद आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और उनसे बचने के रेमेडियल मेजर्स क्या क्या है, उनको हैंडल करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या एक्शन है, वो अपन एक बार देखते हैं। तो देखो क्या क्या इशू फेस करना पड़ेगा। पहला, मेंटेनिंग टारगेट सेलिंग प्राइस। टारगेट प्राइस को मेंटेन करना एक भारी काम होगा। कैसे? देखो अभी मार्केट की टारगेट प्राइस है 20, क्या पता है फ्यूचर में वो चेंज हो जाए, बढ़ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट सेलिंग प्राइस मार्केट सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी, मार्केट की 20 से 24 हो गई, आपके फायदा होगा, आपका मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कम हो गई, 20 से 18 पे आ गई, 18 पे आ गई, आपने टारगेट कॉस्ट 15 अचीव कर ली थी, अब आपका 15 या जो 16 थी जो आपने अचीव कर ली थी, मान लो 16 थी आपकी टारगेट कॉस्ट, उसको अचीव कर ली थी, आपका मार्जिन फिर से कम हो गया। टारगेट सेलिंग प्राइस 20 से 18 पे आ गई तो आपका मार्जिन फिर से कम हो गया। तो ऐसे केस में क्या करोगे? तो आप क्या करो, जो कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक होती है, काइजन कॉस्टिंग जैसी, काइजन कॉस्टिंग छोटे छोटे इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस बेसिस पे, उसको कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहो। कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक को कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहो, क्या होगा, साथ साथ आपकी कॉस्ट भी कम रहती रहेगी। तो क्या होगा, अगर आपकी टारगेट सेलिंग प्राइस कम हो जाती है तो कॉस्ट भी कम होती जाती रहेगी, क्योंकि अगर आप कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक को कंटिन्यूसली अप्लाई करोगे तो कॉस्ट भी कम होगी, तो ये इशू आपका रिजोल्व हो जाएगा, मतलब आपका डिजायर्ड मार्जिन मेंटेन हो जाएगा। दूसरा, एनवायरमेंटल इशू आ जाते हैं। एनवायरमेंटल इशू कैसे आ जाते हैं? आप टारगेट कॉस्टिंग को अचीव करने के चक्कर में अपना प्रोडक्शन का मेथड वगैरह चेंज कर देते हो। मेथड वगैरह चेंज कर देते तो मान लो पहले जो मेथड फॉलो करते थे उससे पोल्यूशन वगैरह नहीं फैलता था, अब टारगेट कॉस्टिंग को अचीव करने में जो आप मेथड फॉलो करोगे उससे पोल्यूशन वगैरह फैलेगा। तो उससे बचने का क्या तरीका है, आप पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स बना लो और उनको फॉलो करो, ये इशू रिजोल्व हो जाएगा। तीसरा, सेफ्टी इशू आ जाते हैं। आपने टारगेट कॉस्टिंग को अचीव करने के लिए कुछ सेफ्टी से खिलवाड़ किया। खिलवाड़ कैसे किया? आपने प्रोडक्शन का जो मेथड चेंज किया वो एम्प्लॉइज़ के लिए हानिकारक हो सकता है, एम्प्लॉइज़ के लिए। इसके अलावा मान लो आपने क्या किया, मटेरियल ए को मटेरियल बी से सब्स्टिट्यूट कर दिया। मटेरियल ए और मटेरियल बी ऐसा मान लो दोनों सेम क्वालिटी के मटेरियल है, चीप क्वालिटी का नहीं मटेरियल बी, दोनों सेम क्वालिटी के मटेरियल है, लेकिन मटेरियल बी से जो सब्स्टिट्यूट किया, मटेरियल बी जो है वो कस्टमर्स के लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है, थोड़ा डेंजरस हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जबकि दोनों मटेरियल सेम क्वालिटी के लेकिन मटेरियल भी थोड़ा हानिकारक हो सकता है। तो सेफ्टी इश्यूज भी आ सकते हैं। सेफ्टी इश्यूज आए तो इसके लिए बचने का तरीका क्या है, आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बना लो। अगला है कंपटीशन। एक कंपटीशन का इशू आ सकता है। कंपटीशन कैसे? काफ़ी सारे कंपटीटर मार्केट में आ जाएंगे तो टारगेट सेलिंग प्राइस कम होगी। टारगेट सेलिंग प्राइस आपकी कम हो गई तो मार्जिन आपका फिर से कम हो जाएगा। आपने टारगेट कॉस्ट अचीव कर ली थी लेकिन टारगेट सेलिंग प्राइस ही कम हो गई तो आपका डिजायर्ड मार्जिन फिर से कम हो जाएगा। तो इससे बचने का तरीका क्या है? सेम टू सेम पहला वाला पॉइंट है ये कि आप कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक जो होती है, काइजन कॉस्टिंग वगैरह, उनको कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहो। मतलब पहला वाला पॉइंट जो है सेम टू सेम वही यहाँ इन्होंने चेप रखा है। अगला बता रखा है, एक दिक्कत हो सकती है अगर आप टारगेट कॉस्टिंग अडॉप्ट कर लेते हो तो डिजाइन फेस और इंप्लीमेंटेशन फेस में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन पे अनवांटेड प्रेशर आ सकता है। क्या आ सकता है? अनवांटेड प्रेशर। क्योंकि आप उनको बोलोगे जल्दी जल्दी काम करो ताकि कॉस्ट कम आए, वर्कर जल्दी काम करेंगे, कॉस्ट आपकी कम आएगी, लेकिन इस चक्कर में क्या आ सकता है, वर्कर्स के ऊपर अनवांटेड प्रेशर आ सकता है। इसके लिए क्या करो, इसके लिए आप डिजाइन टीम पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखो। इस अकॉर्डिंग आप टारगेट कॉस्टिंग में जो चैलेंजेस या इश्यूज आएंगे इनसे आप डील कर सकते हो। ये सब चैलेंजेस इश्यूज इंस्टीट्यूट ने बता रखे हैं, वही मैंने आपको यहाँ बताया। अगला है टारगेट कॉस्टिंग को अडॉप्ट करने की सबसे बेस्ट सिचुएशन कौन कौन सी है। तो पहला बता रखा है, अगर आप
सब्सटेंशियल प्रोडक्ट कॉस्ट डिजाइन फेस में कमिट कर लेते हो, किसी प्रोडक्ट में सब्सटेंशियल कॉस्ट अगर आप डिजाइन फेस में कमिट कर लेते हो तो उस केस में टारगेट कॉस्टिंग सबसे बेस्ट है। अब आप बोलोगे कमिट कर लेते हो क्या है, इसके बारे में अभी आपको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में पता चल जाएगा। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है ना, उसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डिजाइन फेस होता है। डिजाइन फेस में अपन उस प्रोडक्ट की लगभग 80 to 90% कॉस्ट को कमिट कर लेते हैं। कमिट मतलब खर्च नहीं किया, खाली कमिट कर लेते कि हाँ इतनी इतनी कॉस्ट लगेगी। खर्च कब होती है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तब खर्च होती है। इनकट कब होती है, मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त इनकट होती है, लेकिन कमिट अपन पहले ही कर लेते हैं। डिजाइन फेस में अपन R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं और पता करते हैं कि मटेरियल पे कितना पैसा लगेगा, लेबर पे कितना लगेगा, ओवरहेड पे कितना लगेगा। तो कमिट तो अपनी पहले ही हो जाती है। कब कब होती है कमिट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टारगेट कॉस्टिंग सबसे बेस्ट है। अगर आप डिजाइन फेस में सब्सटेंशियल कॉस्ट कमिट कर लेते हो, कमिट मतलब आपने पहले ही कमिटमेंट कर लिया इतनी कॉस्ट आपकी लगने वाली है, तो कमिट आप कब कर लेते हो, डिजाइन फेस में कर लेते हो। तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टारगेट कॉस्टिंग सबसे बेस्ट है। इन्होंने घुमा के लिख दी लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टारगेट कॉस्टिंग सबसे बेस्ट है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपन क्या करते हैं, पहले ही कमिट कर लेते हैं। सर्विस सेक्टर में नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपन डिजाइन फेस में ही कमिट कर लेते हैं, हाँ इतनी इतनी कॉस्ट लगेगी। सर्विस सेक्टर में ऐसा नहीं करते। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कोई भी हो, सब में टारगेट कॉस्टिंग सबसे बेस्ट है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बता रखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बता रखे हैं जहाँ टारगेट कॉस्टिंग काफी ज्यादा बेनिफिट देगा। कौन कौन से बता रखे हैं, तो असेंबली ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जो असेंबली ओरिएंटेड इंडस्ट्री होती है वहाँ टारगेट कॉस्टिंग सबसे बेस्ट है। दूसरा, इन्वॉल्व डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, जो मल्टीपल वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट बनाती है, मल्टीपल वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट बनाती हैं, वहाँ भी टारगेट कॉस्टिंग सबसे बेस्ट है। तीसरा, जो टेक्नोलॉजीज यूज करती है फैक्ट्री ऑटोमेशन की, मतलब ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी यूज करती है, मशीन्स वगैरह यूज करती है, वहाँ भी टारगेट कॉस्टिंग सबसे बेस्ट है। अगला, कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, शॉर्ट होती है। जैसे मोबाइल इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री में क्या होते हैं, प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है काफ़ी कम होती है, 1 मंथ 2 मंथ, तो वहाँ भी टारगेट कॉस्टिंग सबसे बेस्ट है। अगला, जो ऐसी इंडस्ट्री जो क्या लगाती है, JIT लगा के रखती है, वैल्यू इंजीनियरिंग करती हैं, JIT लगाती है वैल्यू इंजीनियरिंग, वहाँ तो टारगेट कॉस्टिंग अच्छा ही, वहाँ तो टारगेट कॉस्टिंग वैसे ही बेस्ट है। तो ये कुछ बता रखा है इंस्टीट्यूट ने, ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ टारगेट कॉस्टिंग बेस्ट है। तो लगभग सभी सर्विस सेक्टर में, सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टारगेट कॉस्टिंग बेस्ट है। सर्विस सेक्टर में इतना काम करनी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टारगेट कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा काम कर। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी 4-5 नाम बता रखे हैं, असेंबली ओरिएंटेड इंडस्ट्री, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, यूज टेक्नोलॉजी ऑफ फैक्ट्री ऑटोमेशन, शॉर्टन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और जो मेथड लगाती हैं JIT वैल्यू इंजीनियरिंग वगैरह का, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है कौन, टारगेट कॉस्टिंग। ये था टारगेट कॉस्टिंग, पूरा अपन ने कंप्लीट कर लिया। थियरी भी देख ली इसकी, प्रैक्टिकल पार्ट भी देख लिया। इसमें थियरी भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा आता है टारगेट कॉस्टिंग का, और ये पॉइंट नंबर 6 भी इंस्टीट्यूट काफ़ी बार पूछ लेता है, टारगेट कॉस्टिंग कहाँ कहाँ सूटेबल होती है, तो ये याद करने वाला पार्ट है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसको याद करने का तरीका भी बताया मैंने, AUSII OC, इसके जो 5 पॉइंट है AUSII, इन सब केस में टारगेट कॉस्टिंग सबसे बेस्ट होता है। वैसे तो पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है, लेकिन इन 5 इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बेस्ट टारगेट कॉस्टिंग होता है। अब आ जाओ अगले टॉपिक पे, जो है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ये क्या बोलता है, हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है। किसी प्रोडक्ट की कुछ मंथ्स भी हो सकती है, कुछ साल भी हो सकती है, काफ़ी साल तक भी चलते हैं कुछ प्रोडक्ट। जैसे इंसानों की लाइफ होती है ना, कोई इंसान 1 दिन ही जीता है और कोई इंसान 100 साल तक जी जाता है, ऐसे ही प्रोडक्ट की क्या होती है, लाइफ होती है। जैसे इंसानों की लाइफ के फेस होते हैं, पहले पैदा हुआ, बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, ऐसे ही प्रोडक्ट की लाइफ के 4 फेस होते हैं। लाइफ के 4 फेस होते हैं, कौन कौन सा, पहले वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, ग्रोथ फेस आता है उसकी, फिर उसका मैच्योरिटी फेस आता है, फिर उसका डिक्लाइन फेस आता है। जैसे इंसान पैदा होता है तो इंट्रोडक्शन हुआ है इंसान का, फिर इंसान का बचपन आया, बचपन में उसने ग्रो किया, फिर जवानी में आए, उसका मैच्योरिटी आई, फिर बुढ़ापा आया, बुढ़ापे में वो डिक्लाइन कर गया। ऐसे ही प्रोडक्ट के 4 फेस होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, जैसे इंसानों के होते हैं। अब कुछ प्रोडक्ट कुछ टाइम ही चल पाते हैं, जैसे काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन आते हैं जो 10 दिन में आके, 15 दिन में आके बंद हो जाते हैं, और कुछ प्रोडक्ट काफ़ी साल से चल रहे हैं, जैसे पार्ले जी बिस्कुट 1975 से चल रहा है, 1975। ऐसे ही एक कार आती थी मारुति की, आपको पता हो तो, मारुति 800 कार आती थी, 1983 से स्टार्ट हुई थी वो, 1983 में उसका इंट्रोडक्शन हुआ था, और वो चली थी 2014 में जाके बंद हुई थी। मारुति 800 कार काफ़ी चली थी वो, 1983 से 2014 के बीच वो कार, उसकी लाइफ चली थी। लगभग आप देख लो कितना टाइम हो गया, लगभग 31 ईयर्स वो कार चली। तो कुछ प्रोडक्ट कुछ टाइम ही चल पाते हैं, और कुछ प्रोडक्ट काफ़ी साल तक चल जाते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट दुनिया में आया है उसको एक न एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है। जैसे कोई इंसान दुनिया में आता है तो उसको एक न एक दिन दुनिया छोड़ के, धरती छोड़ के जाना पड़ता है, ऐसे ही प्रोडक्ट को भी एक न एक दिन धरती छोड़ के, दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है। मारुति कार का मैं बताऊं, आपको एग्जांपल भी दे रखा है मॉड्यूल में। मारुति कार का 1983 से लेकर के 1986 तक मारुति 800 कार का इंट्रोडक्शन फेज था। फिर 1986 से लेकर के 1998 तक उसका ग्रोथ फेज चला था।
काफ़ी सारे कंपटीटर मार्केट में आ गए थे उसके, जैसे फोर्ड मार्केट में आ गया था, इसके अलावा टाटा ने भी इंडिका वगैरह कार लेके आ गया था मार्केट में। उसके बाद 1998 से लेकर के 2004 तक उसका मैच्योरिटी फेज चला था। मैच्योरिटी फेज में सबसे हाईएस्ट सेल होती है और 1998 से 2004 तक चला था। फिर 2004 से लेकर के 2014 तक जो मारुति कार है, मारुति 800 उसका डिक्लाइनिंग फेज चला और उसके काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूट आ गए। जैसे एक सबसे मेन सब्स्टिट्यूट मारुति कंपनी की आ गई थी, मारुति अल्टो। जो मारुति अल्टो चल रही है ना, मारुति अल्टो का मैच्योरिटी फेज चल रहा है, तो मारुति अल्टो उसका सब्स्टिट्यूट आ गई थी तब। तो इस तरह से मारुति 800 कार की लाइफ साइकिल थी। तो इस तरह से लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल में क्या होता है, देखो इंट्रोडक्शन फेज में, ग्रोथ और मैच्योरिटी फेज और डिक्लाइनिंग फेज में, इन चारों फेज में इस जो टेक्निकल लाइफ साइकिल कोस्टिंग, इसमें बता रखा है कि इन चारों फेज में क्या क्या फीचर होते हैं, क्या क्या फीचर होते हैं और इन चारों फेज में आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओ, मार्केट में सर्वाइव कर पाओ। ये सब चीज़ें कौन बताता है, लाइफ साइकिल कोस्टिंग। इन 4 फेज में क्या क्या फीचर्स होते हैं, इन 4 फेज में आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी वगैरह फॉलो करनी चाहिए, ये बात लाइफ साइकिल कोस्टिंग बताता है। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल बात भी बताता है, वो भी अपन को भी पता चल जाएगी। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, कस्टमाइज फेस विद रिगार्ड टू टाइप ऑफ कोस्ट इनकम। कभी कभी लाइफ साइकिल कोस्टिंग में अपन कस्टमाइज फेस भी बना सकते हैं। कस्टमाइज फेस कैसे, टाइप ऑफ कोस्ट कितनी इनकर्ड हुई, कौन कौन सी कोस्ट इनकर्ड हुई, कौन कौन से फेस में कौन कौन सी कोस्ट इनकर्ड हुई, इस रिगार्डिंग कौन कौन सी कोस्ट के रिगार्डिंग, मतलब टाइप ऑफ कोस्ट के रिगार्डिंग, टाइप ऑफ कोस्ट के रिगार्डिंग अपन कस्टमाइज फेस भी बना सकते हैं। अब कस्टमाइज फेस कौन कौन से बनते हैं, 4 बनते हैं, डिजाइन फेस, मैन्युफैक्चरिंग फेस, ऑपरेशन फेस और एंड ऑफ लाइफ फेस। डिजाइन फेस, मैन्युफैक्चरिंग फेस, ऑपरेशन फेस, एंड ऑफ लाइफ फेस। देखो लाइफ के अकॉर्डिंग तो 4 फेस है, मेन जो जनरल फेस है 4 फेस है लाइफ के अकॉर्डिंग, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, आपको याद भी ये 4 रखना है। लेकिन कोस्ट के अकॉर्डिंग, कोस्ट कौन कौन सी इनकर्ड हुई उसके अकॉर्डिंग, टाइप ऑफ कोस्ट के अकॉर्डिंग 4 फेस होते हैं, कौन कौन से, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन, एंड ऑफ लाइफ। डिजाइन फेस में आपकी 2 कोस्ट लगती है, 2 कोस्ट इनकर्ड होती है, एक तो R&D पे पैसा लगता है और एक डिजाइन पे पैसा लगता है। R&D पे पैसा लगता है, डिजाइन पे पैसा लगता है, लेकिन इस डिजाइन फेस में आप प्रोडक्ट की 80%, लगभग 80% कोस्ट कमिट कर लेते हो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो आप डिजाइन फेस में क्या कर लेते हो, R&D करके पता कर लेते हो कि आपके प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट लगने वाली है, मटेरियल पे कितना लगने वाला है, लेबर पे कितना लगने वाला है, ओवरहेड पे कितना लगने वाला है, मशीनिंग पे कितना लगने वाला है, वो आप कमिट कब कर लेते हो, डिजाइन फेस में ही कर लेते हो। डिजाइन फेस में आप कमिट कर लेते हो, इनकट बाद में होती है लेकिन कमिट कब कर लेते हो, डिजाइन फेस में। तो लाइफ साइकिल कोस्टिंग बोलता है, लाइफ साइकिल कोस्टिंग क्या बोलता है, कोस्ट मैनेजमेंट करना सबसे बेस्ट कहाँ है, डिजाइन फेस। डिजाइन फेस में भी आपने कमिटमेंट किया है तो अभी आप कोस्ट को मैनेज कर सकते हो। बाद में मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग फेस में, तो आपकी कॉस्ट लगेगी, तब आप मैनेज नहीं कर पाओगे, तब आप उसको कम नहीं कर पाओगे। तो आप अभी क्या कर लो, कोस्ट को मैनेज कर लो, कोस्ट को भी मैनेज कर लो। ऐसी ही बात कौन बोलता है, टारगेट कॉस्टिंग बोलता है। ऐसी बात टारगेट कॉस्टिंग बोलता है कि डिजाइन फेस में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉस्ट इनकट होती है तो टारगेट कॉस्टिंग वहाँ सबसे इफेक्टिव होगा, तो वहीं आप क्या करो, कोस्ट को मैनेज कर लो। डिजाइन फेस में आप कोस्ट को मैनेज कर लो, ये बात दोनों बोलते हैं, ये बात बोलते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग फेस में क्या होगा, आपकी कॉस्ट लगेगी मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड की, मशीनिंग की, ये कॉस्ट आपकी इनकट होगी। मेजर कॉस्ट कहाँ लगती है आपकी, इनकट कहाँ होती है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में या मैन्युफैक्चरिंग फेस में आपकी लगती है। फिर ऑपरेशन फेस आता है, ऑपरेशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, ये है ऑपरेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन यहाँ अलग अलग है, ऐसा मत सोचना मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एक ही चीज़ है। ऑपरेशन मतलब यहाँ क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, उनकी कॉस्ट लगेगी आपको ऑपरेशन फेस में। और उसके बाद एंड ऑफ लाइफ फेस आएगा, जब प्रोडक्ट की लाइफ खत्म होने की कगार पे आ जाएगी तब भी आपकी कॉस्ट लगती है। प्रोडक्ट के कचरे वगैरह को आपको डिस्पोज करना पड़ता है, क्लीन अप करना पड़ता है, तो डिस्पोजल की कॉस्ट, क्लीन अप की कॉस्ट, ये आपकी एंड ऑफ लाइफ में लगती है। तो सबसे पहले आपकी R&D डिजाइन की कॉस्ट लगती है डिजाइन फेस में, मैन्युफैक्चरिंग फेस में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मशीनिंग की कॉस्ट लगती है, ऑपरेशन फेस में डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट लगती है, और एंड ऑफ लाइफ फेस में डिस्पोजल और क्लीन अप वगैरह की कॉस्ट लगती है। कमिट आप पहले ही कर लेते हो, लेकिन कॉस्ट डिजाइन फेस में आपकी 80% कॉस्ट कमिट हो जाती है। ये थे टाइप ऑफ कॉस्ट के रिगार्डिंग फेस, जिनको बस आपको इतना ही याद रखना है। अब मेन फेस जो है लाइफ के अकॉर्डिंग 4 कौन कौन से, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। अब इन्हीं के बारे में देखते हैं, इन चारों फेस में क्या क्या फीचर होते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन फेस। इंट्रोडक्शन फेस एक ऐसा फेस होता है जहां आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को काफ़ी कम पता होता है, कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर होता है और प्रॉफिट भी ना के बराबर होता है। लोगों को पता नहीं आपके प्रोडक्ट के बारे में, कंपटीशन भी ना के बराबर है और प्रॉफिट भी ना के बराबर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इंट्रोडक्शन फेस में जो अभी प्रोडक्ट चल रहा है, जैसे डिशवॉशर है, डिशवॉशर अभी इंट्रोडक्शन फेस में, लोगों को पता ही नहीं है, कंपटीशन भी उस इंडस्ट्री में क्या है, ना के बराबर। ऐसे ही मान लो इलेक्ट्रिक कार है, इंडिया में इलेक्ट्रिक कार अभी इंट्रोडक्शन फेस में, इंट्रोडक्शन फेस में इलेक्ट्रिक कार लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है इलेक्ट्रिक कार के बारे में, और कंपटीशन भी नेग्लिजिबल है और प्रॉफिट भी उस इंडस्ट्री में क्या अभी नेग्लिजिबल है। हाँ, जो इलेक्ट्रिक कार है यूएस में अभी ग्रोथ फेस में चल रही है, यूएस में ग्रोथ फेस में चल रही है, लेकिन इंडिया में भी इंट्रोडक्शन फेस में चल रही है। कुछ टाइम में इलेक्ट्रिक कार ग्रोथ फेस में चली जाएंगी, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन फेस। अब जैसे 5G टेक्नोलॉजी भी अभी इंट्रोडक्शन फेस में एक तरीके से। अब इंट्रोडक्शन फेस में क्या क्या फीचर होते हैं,
तो इंट्रोडक्शन फेज में देखो सबसे पहले आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन पे पैसा खर्च करना पड़ता है। कुछ भी चीज़ आप इंट्रोडक्शन करोगे, जैसे आप मान लो प्रैक्टिस करोगे फ्यूचर में जाके, तो स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही इंट्रोडक्शन फेज में कोई प्रोडक्ट है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन करना पड़ेगा, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा, इंट्रोडक्शन फेज में कंपटीटर होते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं, और वो जो कंपटीटर होते हैं वो भी आपके प्रोडक्ट का खाली बेसिक वर्जन बना पाते हैं। बेसिक ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि कुछ एडवांस वर्जन बना दिया, खाली बेसिक वर्जन बना पाते हैं। जैसे मान लो आपने कोई इलेक्ट्रिक कार बनाई और कोई कंपटीटर है वो भी आपका इलेक्ट्रिक कार बना लेगा, अपनी खुद की बना लेगा, लेकिन वो भी कोई बेसिक वर्जन बनाएगा, कोई एडवांस वर्जन नहीं बनाएगा कि ऐसी कार बना दी इलेक्ट्रिक कार जो 5 सेकंड में पूरी चार्ज हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं बनाएगा। जैसा आपने बनाया है वैसा ही लगभग बेसिक वर्जन वो बना पाएगा। इसके अलावा इंट्रोडक्शन फेज में प्रोडक्ट में रिफाइनमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। प्रोडक्ट रिफाइनमेंट कैसे पॉसिबल नहीं होता? प्रोडक्ट में रिफाइनमेंट मतलब चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस कैसे नहीं कर सकते? इंट्रोडक्शन फेज में आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता तो है नहीं, अब कस्टमर से रिव्यू नहीं आएंगे, ज़्यादा रिव्यू वगैरह में नहीं आएंगे, रिव्यू वगैरह नहीं आएंगे तो आप प्रोडक्ट में चेंज कैसे करोगे, रिफाइनमेंट कैसे करोगे? तो प्रोडक्ट रिफाइनमेंट भी यहाँ पॉसिबल नहीं होता, ये इसके फीचर होते हैं। अब क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे इंट्रोडक्शन फेज में? सबसे पहले कस्टमर को आप अट्रैक्ट करो प्रमोशन करके। दूसरा, आप अपने चैनल और सप्लाई चेन को एक्सपेंड करो। चैनल और सप्लाई चेन को एक्सपेंड करो। चैनल सप्लाई चेन को एक्सपेंड कैसे करो? चैनल मतलब आप होलसेलर्स वगैरह से, रिटेलर्स वगैरह से बातें करो। इसके अलावा आप अभी मान लो खाली वेबसाइट से बेचो, वेबसाइट से भी बेचो, किसी कमीशन एजेंट के थ्रू भी आप सेल करो, और भी कोई नया जुगाड़ लगाओ जिससे आपकी सेल बढ़े। इसके अलावा सप्लाई चेन को आप एक्सपेंड करो, चैनल को आप एक्सपेंड करो। मान लो आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हो तो ऑनलाइन आप अमेजन वगैरह से, फ्लिपकार्ट वगैरह से, इनसे बातें करो, इनके थ्रू आप सेल करवाओ। तो इस अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चले। और तीसरा है, आप कस्टमर को बहकाओ, इंड्यूस करो कि वो आपका प्रोडक्ट ट्राई करे। कैसे बहकाओ? उसको डिस्काउंट दो, कूपन कोड दो, और उसको बहकाओ कि वो आपका प्रोडक्ट ट्राई करे। ये कुछ स्ट्रेटेजी होती हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आपका प्रोडक्ट कहाँ है, इंट्रोडक्शन फेज में है। अगला है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में आपकी सेल्स रैपिडली बढ़ने लग जाती है क्योंकि कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है और काफ़ी सारे कंपटीटर मार्केट में आने लग जाते हैं। ये है ग्रोथ फेज। रैपिडली आपकी सेल बढ़ने लग जाती है क्योंकि कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है और काफ़ी सारे कंपटीटर मार्केट में आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं, ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग आज के ज़माने में सभी इंडस्ट्री में ऑनलाइन कोचिंग क्या चल रही है? ग्रोथ फेज में चल रही है। कोई भी हो, चाहे वो साइंस की हो स्ट्रीम हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम हो, ऑनलाइन कोचिंग अभी ग्रोथ फेज में चल रही है। इसके अलावा ग्रोथ फेज के जो एग्जाम्पल है, आप OTT प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म ग्रोथ फेज में, जो नेटफ्लिक्स वगैरह है, ये ग्रोथ फेज में चल रहा है। ये भी क्या चल रहे हैं? ग्रोथ फेज में चल रहा है। स्टार्टिंग में जब नेटफ्लिक्स पहली बार आया था तो इंट्रोडक्शन फेज थी, लेकिन अब काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म आ गए, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स वगैरह, ये कैसे चल रहे हैं? ग्रोथ फेज में चल रहे हैं। अब फीचर क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? एक तो आपका बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, बिजनेस से आपकी सेल बढ़ जाती है और कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, आपको इस ग्रोथ फेज में अपने प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स या तो इंप्रूव करने पड़ते हैं या ऐड करने पड़ते हैं ताकि आप कंपटीटर्स के ऊपर एडवांटेज ले पाओ। इंप्रूव करने पड़ते हैं या ऐड करने पड़ते हैं। तीसरा, आपको मार्केट को एजुकेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट बाकियों से क्यों सुपीरियर है। मान लो वीवो ने कोई फोन लॉन्च किया तो उसको बताना पड़ेगा कि उसका प्रोडक्ट जो है वो रियलमी वगैरह से, ओप्पो वगैरह से क्यों सुपीरियर है, तो उसको मार्केट को एजुकेट करना पड़ता है। एक तरीके से मोबाइल इंडस्ट्री में भी ग्रोथ फेज में, ग्रोथ भी बोल सकते हैं उसको, मैच्योरिटी भी बोल सकते हैं, बाकी वो ग्रोथ फेज में ही चल रही है। इसके अलावा स्ट्रेटेजी, अब आपको यहाँ स्ट्रेटेजी क्या क्या फॉलो करनी चाहिए वो बता रखा है। सबसे पहले आपको खुद की एक क्लियर ब्रांड आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, खुद का एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। जैसे नेटफ्लिक्स ने अपना खुद का ब्रांड बना लिया, अमेजन प्राइम ने खुद का ब्रांड बना लिया, ऐसे ही आपको खुद का एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, तो ही आप चल पाओगे, तो ही आप चल पाओगे, नहीं तो कस्टमर ब्रांड वाले के पास चला जाएगा। आपको खुद का एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। दूसरा, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन अफेक्ट ना हो, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा कर दिया, थोड़ा भी कम कर दिया, कस्टमर के पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, कस्टमर कहीं और चला जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा। तीसरा, आपको यहाँ प्रोडक्ट की शॉर्टेज नहीं करनी, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आपको मैक्सिमाइज रखनी है, क्योंकि अगर आपने शॉर्टेज कर दी, कस्टमर के पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, कस्टमर कहीं और से खरीद लेगा, तो आपको अपने प्रोडक्ट की शॉर्टेज नहीं करनी। और लास्ट बता रखा है, आप इस स्टेज में वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। अपने प्राइसिंग डिसीजन में एक स्ट्रेटेजी देखी थी, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में अपन क्या करते हैं, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू निकालते हैं, परसीव्ड वैल्यू निकालते हैं, और फिर परसीव्ड वैल्यू से कम और कॉस्ट से ज़्यादा अपन सेलिंग प्राइस फिक्स कर देते हैं। आप वो सेलिंग प्राइस यहाँ फिक्स कर सकते हो ताकि आपकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो और आप मार्केट में जल्द से जल्द इस्टेब्लिश हो पाओ और मार्केट को पूरा कैप्चर कर पाओ। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी है ग्रोथ फेज की। अगला फेज मैच्योरिटी फेज। मैच्योरिटी फेज में आपकी सेल्स इंक्रीज तो होती है और डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। ग्रोथ फेज में तो काफ़ी तगड़ी इंक्रीज होती है, मैच्योरिटी फेज में भी इंक्रीज होती है लेकिन काफ़ी कम रेट से इंक्रीज होती है। हाँ, हाईएस्ट सेल जो आपकी चली जाती है कहाँ जाती है, मैच्योरिटी फेज। मैच्योरिटी फेज में आपकी हाईएस्ट सेल हो जाती है। अब मैच्योरिटी फेज में कंपटीशन और भी तगड़ा हो जाता है, प्राइस कंपटीशन और भी तगड़ा हो जाता है, एक एक रुपये का यहाँ कंपटीशन होता है और प्रॉफिट आपका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इसके एग्जांपल तो मैच्योरिटी फेज के में पार्ले जी बिस्किट है, मैच्योरिटी फेज में चल रहा है, कोका कोला है अभी मैच्योरिटी फेज में चलती है। इसके अलावा जो एलईडी टीवी की इंडस्ट्री, एलईडी टीवी, एक तो पहले डब्बे आते थे, वो डब्बे तो बंद हो चुके, वो डिक्लाइनिंग फेज में जा चुके, बंद भी हो चुके वो तो, और एलईडी टीवी अभी मैच्योरिटी फेज में चल रही है। तो इसके अलावा आप क्या बोलते हैं, मार्बल इंडस्ट्री है, मार्बल इंडस्ट्री भी अभी मैच्योरिटी फेज में चल रही है। और जो टाइल इंडस्ट्री है वो ग्रोथ फेज में चल रही है, मार्बल इंडस्ट्री अभी मैच्योरिटी फेज में चल रही है।
इसके अलावा जो ऑफलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग अभी मैच्योरिटी फेस में है, मैच्योरिटी फेस भी बोल सकते हैं उसको, अपन डिक्लाइनिंग फेस भी बोल सकते हैं, बाकी मैच्योरिटी फेस में चल रही है ऑफलाइन कोचिंग, ऐसा मान सकते हो आप। तो ये मैच्योरिटी फेस का एग्जाम्पल है। मैच्योरिटी फेस में क्या क्या फीचर होते हैं? एक तो इंडस्ट्री में ओवर कैपेसिटी हो जाती है। ओवर कैपेसिटी कैसे हो जाती है? जैसे मान लो टीवी इंडस्ट्री है, अभी टीवी इंडस्ट्री में पूरी इंडस्ट्री की जो कैपेसिटी है वो 10 लाख टीवी बनाने की है, लेकिन डिमांड आती है 8 लाख की। पूरी इंडस्ट्री में डिमांड कितनी है? पूरी इंडस्ट्री की 8 लाख और कैपेसिटी है 10 लाख की, तो 2 लाख की क्या होगी? ओवर कैपेसिटी होगी। ऐसे केस में क्या होता है, अगर आपकी ओवर कैपेसिटी हो जाती है तो अपन देखते हैं चलो कुछ और कर लेते हैं, मोबाइल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लैपटॉप बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका R&D का बजट बढ़ जाता है, या अपन कुछ नई तरह की टीवी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो अपना R&D पे पैसा काफ़ी लगने लग जाता है, R&D का अपना बजट बढ़ जाता है किस मैच्योरिटी फेस में। और तीसरा, कस्टमर इस फेस में दूसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव होना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपका ऑफलाइन कोचिंग वाले अब ऑनलाइन कोचिंग में मूव होना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग यहाँ, ऐसे ही मार्वल वाले अब कहाँ मूव होना स्टार्ट कर दिए? टाइल्स की तरफ मूव होना स्टार्ट कर देते हैं इस फेस में, किसमें? मैच्योरिटी फेस में। अब स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करोगे? आपको तगड़ी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ भी तगड़ी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, आप चाहो तो अपने प्रोडक्ट के फीचर को और इंप्रूव कर सकते हो, चाहो तो। देखो ग्रोथ फेस में तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखे हैं, आपको फीचर ऐड करने ही पड़ेंगे, इंप्रूव करने ही पड़ेंगे, लेकिन मैच्योरिटी फेस में चाहो तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, ताकि कस्टमर से कंपटीटर से प्रोडक्ट को और डिफरेंशिएट कर पाओ। तीसरा पॉइंट तो रखा है, आपको अपने प्राइस को कम करना पड़ेगा ताकि आप प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाओ। प्राइस सेंसिटिव कस्टमर मतलब जो 1-1 रुपया देखते हैं उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हो प्राइस को कम करके। जैसे मान लो पार्ले जी बिस्किट है, अभी मैच्योरिटी फेस में चल रहा है, पार्ले जी का ग्लूकोज बिस्किट जो है, अगर वो अपने प्राइस 5 रुपये की प्राइस है उसको 4 रुपीज़ कर देता है। वैसे कस्टमर के पास आज के ज़माने में काफ़ी ऑप्शन है, सनफिस्ट का ग्लूकोज बिस्किट है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे अलग अलग बिस्किट्स आते हैं, काजू वाले बिस्किट्स आते हैं, क्रीम के बिस्किट्स आते हैं 5-5 रुपये में। लेकिन अगर पार्ले जी का जो ग्लूकोज बिस्किट है वो अगर अपनी प्राइस को 5 रुपीज़ से 4 रुपीज़ कर देता है, तो क्या होगा? जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर 1-1 रुपये देखते हैं वो फिर से पार्ले जी खरीदने लग जाएंगे, वो बाकी नहीं खरीदेंगे, फिर पार्ले जी खरीदने लग जाएंगे। तो आप ऐसा काम भी कर सकते हो। और लास्ट है, आप क्या कर सकते हो, एक काम और करो आप, कि जो कंपटीटर्स के कस्टमर है उनको जीतने का ट्राई करो, और अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उनको रिटेन करने का ट्राई करो, कंपटीटर के कस्टमर को जीतने का ट्राई करो, थोड़ा डिफरेंशिएट करके प्रोडक्ट को, और थोड़ा प्राइस वगैरह को कम करके। ये कुछ स्ट्रेटेजी बता रखी है। और डिक्लाइनिंग फेस, लास्ट फेस, इस फेस में आपके प्रोडक्ट की डिमांड डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के काफ़ी सारे बेटर और लेस कॉस्टली सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं मार्केट में, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ डिक्लाइनिंग फेस का, रेडियो है डिक्लाइनिंग फेस में, इसके अलावा टाइपराइटर डिक्लाइनिंग फेस में आना बंद हो गया लगभग, टाइपराइटर वगैरह फिर भी आते हैं तो डिक्लाइनिंग फेस में चलते हैं। इसके अलावा CD, DVD, VCR, ये भी क्या है? डिक्लाइनिंग फेस में। पहले आप मूवी देखने के लिए CD वगैरह खरीदते थे, DVD खरीदते थे, VCR वगैरह लगाते थे, लेकिन आज के ज़माने में तो नेट आ गया है, तो आज के ज़माने में OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो वो CD, DVD, VCR सब क्या चली गई? डिक्लाइनिंग फेस में चलेगी। अब इस फेस में क्या क्या फीचर्स होते हैं? एक तो आपकी सेल ड्रॉप होकर 0 पे या लो लेवल पे चली जाती है, या तो बिल्कुल खत्म हो जाती है या काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा आपका प्रॉफिट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है और नेगेटिव में चला जाता है, प्रॉफिट नेगेटिव में चला जाता है, इस फेस में आ जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजी क्या फॉलो कर सकते हो आप क्या कर सकते हो? अपने जो लोयल कस्टमर है, जो आपसे बंधे हुए कस्टमर है, लोयल कस्टमर है, उनको उस प्रोडक्ट को जो डिक्लाइनिंग फेस में उसको और कम प्राइस में उनको दे सकते हो, और लोयल हो जाएंगे वो और आपके लोयल हो जाएंगे, आपके लिए और पागल हो जाएंगे। दूसरा, आप अपने प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है लॉस ज़्यादा हो रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट को आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो डिक्लाइनिंग फेस में। और लास्ट पता रखा है, आप उस डिक्लाइनिंग फेस वाले प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हो। रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हो? मान लो आप कोई नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, नया फ़ोन लॉन्च किया, मान लो आप, जो आपका इंट्रोडक्शन फेज में आपने क्या बोला कस्टमर्स को कि हमारा नया फ़ोन खरीदो और पुराना वाला वापस दे दो, हम आपको 2000 का, 3000 का, 5000 का डिस्काउंट दे देंगे। तो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ करोगे, क्या होगा? आपके पास पुराना फ़ोन वापस आ जाएगा जो डिक्लाइनिंग फेज पे। आप क्या करो? उसको रिफर्बिश करके काफ़ी कम रुपये में, काफ़ी कम रेट में सेल करो, सेल वापस उसकी होना स्टार्ट हो जाएगी। या क्या करो, जो आपने वापस मंगवाया है उसमें से जो मटेरियल काम का आपके वो यूज़ कर लो, सस्ता मटेरियल पड़ जाएगा, क्योंकि आप वापस मंगाओगे, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दोगे, तो इससे क्या होगा? वो आपको मटेरियल काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। इसके अलावा जो आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फेज में है उसका प्रमोशन अपने आप ही हो जाएगा, काफ़ी सारे लोग उसको खरीद लेंगे, काफ़ी सारे लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा। इस चक्कर में, इस लालच के चक्कर में काफ़ी सारे लोग उसको खरीद लेंगे। तो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये सब थे आपके स्ट्रेटजीज और फीचर्स जो लाइफ साइकिल के फेस है ना, चारों फेस, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइनिंग के। अब एग्जाम इसका क्वेश्चन देखो थ्योरी वाला नहीं आता, कैसे आएगा? आपको काफ़ी सारी स्ट्रेटजी, काफ़ी सारे फीचर्स मिक्स करके दे देगा। वो बोलेगा बताओ कि ग्रोथ फेस का कौन सा, इंट्रोडक्शन फेस का कौन सा, मैच्योरिटी का कौन सा, डिक्लाइनिंग का कौन सा, ये पूछेगा। तो आपको इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका मिक्सअप हो जाएगा। 2-3 बार पढ़ लोगे इसको, इस वाले टॉपिक को, कि फीचर्स कौन से, स्ट्रेटजी कौन सी, तो आपका मिक्सअप नहीं होगा, आप आराम से कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन पहले 20 मार्क्स का आया वो भी, तो इसको आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये आपका अच्छे से ठीक हो पाएगा। अगला आते हैं अपन
यूज या इंपोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के क्या क्या यूज है, क्या क्या इंपोर्टेंस है, 4 बता रखे, 4 यूज या 4 इंपोर्टेंस बता रखे। प्लानिंग टूल, कंट्रोल टूल, फोरकास्टिंग टूल और एक बता रखा लीड्स टू अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एट ईच स्टेज। प्लानिंग टूल ये प्लानिंग करने के काम आता है, या आपको बता देता है आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, आपको आगे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे ड्यूरिंग दी लाइफ साइकिल, तो आप उस अकॉर्डिंग प्लानिंग कर पाओ, इसमें काम आता है। दूसरा कंट्रोल, ये कॉस्ट को कंट्रोल करने के, कॉस्ट को मैनेज करने में काम आता है। तीसरा फोरकास्टिंग टूल, ये फोरकास्ट करने के काम आता है, आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट का क्या प्रॉफिट रहेगा, एस्टिमेटेड क्या कॉस्ट रहेगी लाइफ साइकिल की, और लाइफ साइकिल की क्या सेल रहेगी, तो आप फोरकास्ट कर पाते हो कि प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये अपन पहले ही फोरकास्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ही फोरकास्ट कर लेते हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च करने लायक है या नहीं। इसके अलावा ये आपको हर स्टेज पे अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी बनाने के काम आता है। ये बता देता है आपको कि क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या, ग्रोथ में क्या, मैच्योरिटी में क्या, डिक्लाइनिंग में क्या, ताकि आप अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी बना पाओ। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के क्या क्या बेनिफिट होंगे, 4-5 बेनिफिट बता रखे हैं। बेनिफिट पढ़ने से पहले आपको एक बार इसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट देखना पड़ेगा, तभी आपको बेनिफिट समझ में आएंगे। तो पहले प्रैक्टिकल वाला पार्ट देख लेते हैं अपन। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल पार्ट में, आपको प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की कॉस्ट निकालनी पड़ती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालनी पड़ती है, कभी कभी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल का प्रॉफिट निकालना पड़ता है, जो हमेशा कैसा निकलता है, एस्टिमेटेड निकलता है। क्योंकि अपन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में पहले ही क्या कर लेते हैं, जब अपन प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कर रहे हैं या प्रोडक्ट को लॉन्च करने का सोच रहे हैं, तभी अपन एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल लेते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अगर प्रॉफिट आएगा तो अपन लॉन्च करेंगे, नहीं तो लॉन्च नहीं करेंगे। अब प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की कॉस्ट हमेशा कैसी निकलेगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट निकलेगी। जो भी इनकर्ड होगी, टू बी इनकर्ड, वही अपन लेंगे। जो ऑलरेडी इनकर्ड कर चुके हैं आप वो नहीं लेंगे, जो भी आपकी अब इनकर्ड होगी, जब आप प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्ट निकाल रहे हो उससे पहले आपने जो इनकर्ड कर ली वो नहीं लेंगे, जो भी इनकर्ड होगी ओवर द लाइफ वो अपन यहाँ लेंगे। पहले देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट की लाइफ कितनी रहने वाली है। आप मान लो एक पेन लॉन्च करने वाले हो, आपको पता चला इस पेन की लाइफ लगभग 5 ईयर रहेगी, तो 5 ईयर्स की अपन टोटल कॉस्ट लेंगे, जो भी आपकी इनकर्ड होगी। क्या क्या कॉस्ट लेंगे, रिसर्च कॉस्ट, डिजाइन कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, ये कॉस्ट भी ले लेंगे। रिसर्च कॉस्ट, डिजाइन कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, जो भी टू बी इनकर्ड होगी। अगर रिसर्च कॉस्ट ऑलरेडी लगा दिया आपने तो नहीं लेंगे, लेकिन टू बी इनकर्ड है तो ही लेंगे। रिसर्च कॉस्ट ऑलरेडी लगा दी तो संक कॉस्ट हो गई तो नहीं लेंगे, तो रिसर्च कॉस्ट, डिजाइन कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, टू बी इनकर्ड है वो ले लेंगे। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगी ओवर द लाइफ, 5 ईयर की लाइफ है मान लो, तो 5 ईयर तक पूरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ले लेंगे, टोटल मार्केटिंग कॉस्ट ले लेंगे, टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ले लेंगे, और एंड ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट ले लेंगे टोटल। एक तरीके से डिजाइन फेस वाली कॉस्ट भी ले ली, मैन्युफैक्चरिंग वाली कॉस्ट भी ले ली, इसके अलावा ऑपरेशन फेस वाली भी ले ली, और एक एंड ऑफ लाइफ फेस, चारों फेस वाली जो कॉस्ट के अकॉर्डिंग फेस होते हैं ना, कॉस्ट के अकॉर्डिंग फेस, उन सबकी टोटल कॉस्ट ले ली अपन। इसके अलावा अपन यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं लेते, अपन पूरी मशीन की कॉस्ट ले लेते हैं। उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी मशीन काम आएगी उसकी अपन टोटल कॉस्ट ले लेंगे, मशीन की टोटल कॉस्ट ले लेंगे। मशीन की टोटल कॉस्ट ले ली, उस मशीन की जो सेल वैल्यू मिलेगी, जैसे 5 ईयर की लाइफ खत्म होगी प्रोडक्ट की, तो उस मशीन को आप सेल कर दोगे, तो सेल करने से जो भी आपको सेल वैल्यू मिलेगी वो अपन लेस कर देते हैं। ये आपकी आ जाएगी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट, ये आ जाएगी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्ट आएगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी, पूरी लाइफ की कॉस्ट आएगी, पूरी लाइफ की कॉस्ट आएगी। आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रॉफिट निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सेल्स लेंगे, सेल्स भी कैसे लेंगे, एस्टिमेटेड, कि एस्टिमेटेड क्या सेल होगी, 5 ईयर की लाइफ है तो 5 ईयर में टोटल क्या सेल होगी वो ले लेंगे। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की कॉस्ट लेस कर देंगे, आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रॉफिट आ जाएगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपका प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आता है तो लॉन्च कर देंगे, नहीं आता तो प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्च करने लायक नहीं। अब इस वाले केस में अगर प्रोडक्ट वाला केस आता है, जैसे प्रोडक्ट वाली लाइफ साइकिल निकालनी है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालनी है, या प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल प्रॉफिट निकालना है, इसमें कभी भी वो पीवी फैक्टर नहीं देता, अपन पीवी को इग्नोर कर देते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देते हैं, बस अपन टोटल लेते रहते हैं और अपना आंसर कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी पीवी फैक्टर क्वेश्चन में दे रखा होता है। अब पीवी फैक्टर बताऊँ कौन से क्वेश्चन में दे रखा होता है, आपको दे दी क्वेश्चन में 2 मशीन है, 2 मशीन या 3 मशीन या 2 इक्विपमेंट है, उनमें से आपको एक मशीन चूज़ करनी है, एक मशीन चूज़ करनी है। एक मशीन ए है मान लो, एक मशीन बी है, दोनों में से प्रोडक्ट बन सकता है, मशीन ए से भी बन सकता है, मशीन बी से भी बन सकता है। मशीन ए से बनाओगे तो मशीन ए से इतनी इतनी कॉस्ट आएगी आपकी, एनुअली इतनी इतनी कॉस्ट आएगी, मशीन बी से बनाओगे एनुअली इतनी इतनी कॉस्ट आएगी, वो सब चीज़ें बता के रखता है। तो कभी कभी इस केस में आपको एक मशीन चूज़ करनी होती है या एक इक्विपमेंट चूज़ करना होता है, इस केस में वो पीवी फैक्टर दे देता है। अब पीवी फैक्टर दे देता है तो पीवी फैक्टर कैसे काम में लोगे उसका तरीका भी देख लेते हैं। तो पीवी फैक्टर दे रखा होता है तो अपन को मशीन की क्या निकालनी पड़ती है, फिर लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालनी पड़ती है, मशीन ए की भी लाइफ साइकिल कॉस्ट, मशीन बी की भी लाइफ साइकिल कॉस्ट। अब लाइफ साइकिल कॉस्ट कैसे निकालते हो, एक तो उस मशीन की जो एक्विजिशन कॉस्ट, जितने भी वो मशीन आपकी पड़ेगी, एक्विजिशन कॉस्ट या इनिशियल कॉस्ट ले लोगे। मान लो एक्विजिशन कॉस्ट मशीन ए की पड़ेगी 10 लाख की, मशीन भी पड़ेगी आपको 8 लाख, ये ले लिया अपन। अब एनुअल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी आपकी, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट उस मशीन से बनाओगे, मान लो मशीन ए से बनाओगे तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आएगी, और मशीन बी से बनाओगे तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आएगी, उसको अपन पीवी करेंगे। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी आपकी 10,000 रुपीज़ की मशीन ए के केस में, और मशीन बी के केस में आएगी मान लो 12,000 रुपीज़ की, तो उसका अपन पीवी करेंगे। जितनी मशीन की लाइफ रहेगी 5 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, उससे अपन पीवी कर देंगे और पीवी ऑफ एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐड कर देंगे, पीवी अपन यहाँ कर देंगे, और सैलरी वैल्यू का पीवी अपन यहाँ लेस कर देंगे। अगर उस मशीन को फिर 5 साल बाद, 3 साल बाद जो भी बेचोगे आप, तो सैलरी वैल्यू कितनी मिलने वाली है उसका पीवी लेस करेंगे। अगर पीवी फैक्टर क्वेश्चन में दे रखा है तो इस अकॉर्डिंग लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालते हैं। पीवी फैक्टर कौन से क्वेश्चन में देता है मैंने आपको बता दिया, मशीन सेलेक्ट वाले क्वेश्चन में, प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में नहीं देता, वो मशीन सेलेक्ट वाले क्वेश्चन में पीवी फैक्टर देता है। तो इस अकॉर्डिंग अपन पीवी फैक्टर सैलरी वैल्यू को लेस करेंगे और आपकी आ जाएगी लाइफ साइकिल कॉस्ट मशीन ए की भी, मशीन बी की भी। एक बात ध्यान रखना, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट में डेप्रिसिएशन आप लोगों को नहीं लेना, डेप्रिसिएशन नहीं लेना। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लेना,
क्योंकि अपन ने पूरी मशीन की कॉस्ट ले ली, मशीन एक्विजिशन कॉस्ट पूरी ले ली, इनिशियल कॉस्ट पूरी ले ली, तो डेप्रिसिएशन अपन को यहाँ नहीं लेना, डेप्रिसिएशन इग्नोर करना है। वैसे भी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एक तरीके से डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, तो डेप्रिसिएशन वैसे भी क्या होता है, एलोकेटेड ओवरहेड होता है, तो डेप्रिसिएशन अपन को यहाँ भी इग्नोर करना है। और बिना पीवी वाला प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ भी अपन को डेप्रिसिएशन इग्नोर करना है। ये बात ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन अपन इसमें इग्नोर कर देंगे। ये था अपना लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अब इसका बेनिफिट और देख लो, मैंने आपको बेनिफिट और बताने थे। बेनिफिट पॉइंट नंबर 4 में बता रखा है, बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। पहला, ये आपको पहले ही बता देता है कि कॉस्ट को कैसे कम करोगे और रेवेन्यू को कैसे जनरेट करोगे। तो ये आपको पहले ही एक्शन लेने में हेल्प कर देता है कि रेवेन्यू आपको कैसे जनरेट करोगे, कॉस्ट को कैसे कम करोगे, आपको पहले बता देता है। ये आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ये आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो आपको पहले ही ये बता देता है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए और कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। एक तो ये फायदा है इसका। दूसरा, ये कॉस्ट का और रेवेन्यू का एक्यूरेट असेसमेंट करता है, क्योंकि अपन इसमें एस्टिमेटेड जो कॉस्ट लेते हैं पूरी लाइफ की लेते हैं, तो एक्यूरेट असेसमेंट हो जाता है कि ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। एक्यूरेट असेसमेंट होता है, ऐसा नहीं कि एक साल के लिए पता पड़ता है, पूरी लाइफ का पता पड़ जाता है कि लाइफ टाइम तक ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में लॉस हो गया तो अपने लॉन्च नहीं किया, या बाद में फायदा हो गया और अभी स्टार्टिंग में लॉस हो रहा है तो अपने लॉन्च नहीं किया, या स्टार्टिंग में प्रॉफिट हो रहा है बाद में लॉस हो रहा है तो अपने लॉन्च कर दिया। ये पूरी लाइफ का बताता है, पूरी लाइफ का बताता है, तो अपन एक्यूरेट असेसमेंट कर पाते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को बताता है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को ऐसे बताता है, ये पूरी लाइफ का प्रॉफिट निकालता है, कुछ टाइम का प्रॉफिट नहीं निकालता, पूरी लाइफ का प्रॉफिट निकालता है। तो पूरी लाइफ का अगर प्रॉफिटेबल है तो ही अपन लॉन्च करते हैं, अगर प्रोडक्ट पूरी लाइफ तक प्रॉफिटेबल है तो ही लॉन्च करते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को ये प्रमोट करता है। अगला बता रखा है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में अपन पूरी लाइफ के टोटल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। टोटल कॉस्ट में अपन रिसर्च कॉस्ट भी लेते हैं, डिजाइन कॉस्ट भी लेते हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट भी लेते हैं, जो भी इनकर्ड होगी, रिसर्च कॉस्ट, डिजाइन कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, सारी कॉस्ट कंसीडर करते हैं। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आपको एक्यूरेट असेसमेंट करके देता है, कॉस्ट का और रेवेन्यू का और प्रॉफिट का। तो ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के कुछ बेनिफिट दे रखे हैं। इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था, मिस्टर लेड। M फॉर मोर एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक असेसमेंट, R फॉर रिसर्च, डिजाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, L फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, E फॉर अर्लियर एक्शन टू जनरेट रेवेन्यू, और T फॉर टोटल कॉस्ट ओवर एंटायर लाइफ। ये इसके बेनिफिट दे रखे थे। ये था अपना लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का पूरा टॉपिक। थ्योरी भी था, प्रैक्टिकल भी था। अगला टॉपिक है पेरेटो एनालिसिस। छोटा सा टॉपिक है पेरेटो एनालिसिस। ये 80-20 रूल के ऊपर बेस है। 80-20 रूल, अब ये क्या है, एक पर्सन था, मिलान सिटी का पर्सन था पेरेटो। उसने ऑब्जर्व किया कि मिलान सिटी का 80% पैसा 20% लोगों के पास है, और बाकी बचे हुए 80% लोगों के पास ओनली 20% पैसा है। ऐसा सब जगह होता है, इंडिया में भी ऐसा है कि इंडिया में 80% पैसा 20% लोगों के पास है, और बाकी बचे हुए 80% लोगों के पास ओनली 20% पैसा है। तो ऐसा ऑब्जर्व किसने किया, मिलान सिटी के एक पर्सन पेरेटो ने। और इसी रूल को उसने बिजनेस प्रॉब्लम सोल्व करने में लगाया, बिजनेस प्रॉब्लम सोल्व करने में यूज़ किया। कैसे यूज़ करते हैं, पेरेटो एनालिसिस को वन देखते हैं। तो पेरेटो एनालिसिस के क्या क्या एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशन बता रखे हैं बिजनेस में। एक प्राइसिंग और प्रोडक्ट में काम आता है, एक कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, एक स्टॉक कंट्रोल, एक क्वालिटी कंट्रोल। इन 4 जगह काम आता है। कैसे काम आता है, प्राइसिंग और प्रोडक्ट में क्या बताता है कि कुछ बिजनेस में क्या होता है, 20% प्रोडक्ट 80% प्रॉफिट देते हैं और 80% प्रोडक्ट बचे हुए ओनली 20% प्रॉफिट देते हैं। जैसे पतंजलि है। अब पतंजलि के केस में क्या है, पतंजलि में कुछ प्रोडक्ट है, पतंजलि के 20% प्रोडक्ट, जैसे गाय का घी है उसका एक उसका आता है दंत क्रांति मंजीन। ये तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जो 20% प्रोडक्ट हैं जो उसको 80% प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। बाकी पतंजलि के जो 80% प्रोडक्ट बचे हुए हैं वो ओनली उसको 20% प्रॉफिट देते हैं। तो ऐसा काफ़ी सारे बिजनेस में ऐसा होता है। तो ऐसे केस में क्या करना है कि रामदेव क्या करेगा, जो 20% उसके प्रोडक्ट है, हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट, कौन से, गाय का घी और जो दंत क्रांति उसकी मंजीन आती है, उन पे तो वो स्पेशल फोकस करेगा। स्पेशल फोकस खुद ही लेगा। उनका डिसीजन, उनके छोटे मोटे डिसीजन जो भी लेने होंगे प्राइसिंग के या कोई भी डिसीजन लेने होंगे वो खुद लेगा, क्योंकि अगर उनमें थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई तो उसका पूरा प्रॉफिट अफेक्ट हो सकता है। बाकी जो बचे हुए 80% प्रोडक्ट है जो काफ़ी कम प्रॉफिट देते हैं, उनका डिसीजन वो क्या करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट को, कंपनी के लोअर लेवल मैनेजमेंट को डेलीगेट कर देगा। तो इस तरह से प्राइसिंग और प्रोडक्ट में काम आएगा। दूसरा, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में कैसे काम आएगा, काफ़ी सारे बिजनेस में क्या होता है, 20% कस्टमर 80% प्रॉफिट देते हैं और बाकी बचे हुए 80% कस्टमर ओनली 20% प्रॉफिट देते हैं। ऐसा काफ़ी सारे बिजनेस में होता है। तो ऐसे केस में कैसे काम आएगा, जो 20% कस्टमर है जो आपको 80% प्रॉफिट देते हैं, आपकी कंपनी का 80% प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करते हैं, आप उन कस्टमर की स्पेशल केयर करोगे, उनसे आप अच्छी रिलेशनशिप बनाओगे, उनसे प्यार से बात करोगे। और जो बाकी बचे हुए 80% कस्टमर, उनसे गाली गलौज नहीं करनी। उनसे क्या करना है आपको, उनसे अगर आपको लॉस हो रहा है, कोई कस्टमर आपको लॉस दे रहा है, तो उससे आपको प्राइसिंग को रिव्यू करना है। मान जाता है ठीक है, नहीं तो डिसकंटिन्यू करो। बाकी लोगों से भी आपको प्राइसिंग को रिव्यू करने का ट्राई करना है, प्राइस को बढ़ाने का ट्राई करना है। ये आपको करना है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करके। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कैसे होता है, चैप्टर नंबर 9 में डिटेल में आएगा। अगला, स्टॉक कंट्रोल। काफ़ी सारे बिजनेस में क्या होता है, 20% स्टॉक की वैल्यू होती है 80% और बाकी बचे हुए 80% स्टॉक की वैल्यू कितनी होती है, 20% होती है। तो आपको क्या करना है, जो 20% हाई वैल्यू स्टॉक है उसकी स्पेशल केयर करनी है, स्पेशल सिक्योरिटी रखनी है। जैसे मान लो ज्वेलरी शॉप है, ज्वेलरी शॉप में 20% गोल्ड की ज्वेलरी है जिसकी वैल्यू आपको पता है 80% है, और बाकी उसके ज्वेलरी शॉप में सिल्वर की ज्वेलरी भी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है, वो 80% है मान लो, तो उसकी वैल्यू कितनी है, सिल्वर की आर्टिफिशियल ज्वेलरी की वैल्यू ओनली 20% है, गोल्ड की ज्वेलरी की वैल्यू 80% है, क्योंकि गोल्ड आपको पता है 50 लाख 55 लाख
पर केजी का है, और सिल्वर वगैरह का आपको रेट पता ही है। तो क्या करना है उस ज्वेलरी शॉप वाले को, जो 20% उसका स्टॉक है, कौन सा, गोल्ड का स्टॉक, उसकी उसको स्पेशल केयर करनी है, स्पेशल सिक्योरिटी रखनी है कि वो चोरी वगैरह ना हो जाए। तो इस तरह से स्टॉक कंट्रोल में काम आता है। क्वालिटी कंट्रोल में कैसे काम आता है, 20% ऐसे डिफेक्ट होते हैं जो 80% प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, और बाकी बचे हुए 80% डिफेक्ट ओनली 20% प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। तो जो खाली 20% डिफेक्ट है जो 80% प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, पहले आप इन 20% डिफेक्ट को रिमूव करने पर फोकस करो, क्योंकि अगर आप इन 20% डिफेक्ट को रिमूव कर दोगे, आपके 80% प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री बन जाएंगे, आपके 80% प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, डिफेक्ट फ्री बन जाएंगे। तो इस तरह से पेरेटो एनालिसिस का एप्लीकेशन होता है, प्राइसिंग, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, स्टॉक कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। ऐसा नहीं कि सभी बिजनेस में सारे पॉइंट होते हैं, किसी बिजनेस में कोई सा पॉइंट होता है, किसी बिजनेस में कोई सा पॉइंट होता है। दूसरा, इसमें जो परसेंटेज है 20-80 की फिक्स नहीं है, ये तो रूल बन गया है 80-20 का। हो सकता है 30-70 हो सकता है 35-65 हो, या 40-60 हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि 20-80 होगी, हो सकता है 15-85 हो, कोई कुछ भी परसेंटेज ये हो सकती है 20-80। तो इसका रूल बन गया एक। इसके अलावा पेरेटो एनालिसिस क्या करता है, कुल मिला के 20% प्रोडक्ट जो 80% प्रॉफिट देते हैं, 20% कस्टमर जो 80% प्रॉफिट जनरेट करते हैं, 20% स्टॉक जिसकी 80% वैल्यू है, और 20% डिफेक्ट जो 80% प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। सबसे पहले इन पे फोकस करवाता है कि इन पे आप स्पेशल फोकस करो, इनकी स्पेशल केयर करो। इन पे स्पेशल फोकस करोगे, अपने आप ही आपका प्रॉफिट मेंटेन हो जाएगा, आपकी कॉस्ट मैनेज हो जाएगी। पहले आप इन पे फोकस करो, ये आपके काम के प्रेशर को कम करता है। और जो बाकी बचे हुए 80% प्रोडक्ट है, 80% कस्टमर है, 80% स्टॉक है, 80% डिफेक्ट है, इनका डिसीजन आप लोअर लेवल मैनेजमेंट को ट्रांसफर कर दो, लोअर लेवल मैनेजमेंट को डेलीगेट कर दो। आप तो क्या करो, 20% प्रोडक्ट, 20% कस्टमर, 20% स्टॉक और 20% डिफेक्ट, इस पर फोकस करो, इस पर फोकस करो। और ये पेरेटो एनालिसिस खाली इन 4 चीज़ों में नहीं लगता, कहीं भी लगा सकते हो आप। जैसे मान लो आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, उसमें भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, 20% ऐसे एम्प्लॉयज है जो 80% काम करते हैं, और बाकी बचे हुए 80% एम्प्लॉयज टाइम पास करते हैं, 20% काम करते हैं। आर्टिकलशिप में होता है ना ऐसा कि 20% आर्टिकल 80% काम करते हैं, बाकी बचे हुए 80% आर्टिकल ओनली 20% काम करते हैं। तो इस तरह कहीं भी लगा सकते हैं इस रूल को कहीं भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली इन 4 जगह लगा सकते हैं। अब पेरेटो एनालिसिस का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, उसमें आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ पेरेटो एनालिसिस, या पेरेटो एनालिसिस का एक चार्ट बनाना पड़ता है। चार्ट कैसे बनाते हो, आपको पार्टिकुलर्स, जिस भी चीज़ का क्वेश्चन आया, प्रोडक्ट का क्वेश्चन आया प्रोडक्ट, डिफेक्ट का है डिफेक्ट, कस्टमर का है कस्टमर, सर्विस वगैरह का है सर्विस, या कुछ भी किसी भी चीज़ का आया उसकी डिटेल लिख दो आप। उसकी या तो आपको अमाउंट दे रखी होगी या नंबर दे रखे होंगे। प्रोडक्ट वगैरह की, कस्टमर वगैरह की तो आपको अमाउंट दे रखी होगी जनरली, डिफेक्ट वगैरह के नंबर दे रखे होंगे। उसको हाई टू लो में अरेंज कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दो, हाई टू लो में अरेंज कर दो। हाई टू लो में अरेंज करके आप उनका टोटल कर दो। हाई टू लो में आपने देखो अरेंज कर दिया, ये इनका टोटल कर दिया, मान लो इनका टोटल आया 1 लाख, जो भी टोटल आया ये आपने कर दिया। अब परसेंटेज निकाल दो टोटल का, परसेंटेज निकाल दो टोटल का। जैसे मान लो ये फिगर थी 10,000, ये 10,000 थी, टोटल था आपका 1 लाख, तो 10,000 डिवाइड बाई 1 लाख, ऐसे करके हर केस का क्या निकाल दो, एक परसेंटेज निकाल दो। परसेंटेज का टोटल हमेशा 100 आएगा, ये हमेशा 100 ही आएगा परसेंटेज का टोटल। अब क्यूमुलेटिव परसेंटेज टोटल कर दो। क्यूमुलेटिव परसेंटेज टोटल क्या होता है, एक तो करंट फिगर ले लो, एक पहले का आउटस्टैंडिंग बैलेंस ले लो। करंट फिगर पहले का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, दोनों को जोड़ दो। करंट फिगर प्लस पहले का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, करंट फिगर प्लस पहले का आउटस्टैंडिंग बैलेंस करके आप क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर दो। इस तरह से आप पेरेटो एनालिसिस का स्टेटमेंट बना दो। अब पेरेटो एनालिसिस का जो स्टेटमेंट बनाओगे, इसमें क्या होगा, ऊपर वाले जो आइटम होंगे ना वो स्पेशल फोकस वाले होंगे। हाई टू लो जो आपने अरेंज किया ना, स्टार्टिंग के 2-3 आइटम जो भी होंगे, इन पे आपको स्पेशल फोकस करनी है। अपने आप आपको ये देख के क्यूमुलेटिव परसेंटेज देख के पता चल जाएगा कि किन पे स्पेशल फोकस करनी है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज देखो 70-80% तक किसका आ रहा है, लगभग इतना ही देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 80% ही देखना है, हो सकता है 80, हो सकता है 75, 70, 60, इस अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। क्यूमुलेटिव परसेंटेज देख के अपन को उन चीज़ों पे जो ऊपर आ रही है उन पे स्पेशल फोकस करना है। इस अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन आता है। पेरेटो एनालिसिस का छोटा सा टॉपिक है ये अपन ने कंप्लीट कर दिया। अगला टॉपिक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, EMA, ये और देख लेते हैं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, EMA क्या टॉपिक है, देखो ये टॉपिक जो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, थियरी भी प्रैक्टिकल भी है। ये क्या बोलते हैं, आज के ज़माने में बिजनेस में एनवायरमेंट की काफ़ी सारी कॉस्ट आ रही है। काफ़ी सारी कॉस्ट कैसे आती है, एक तो आपको अगर पोल्यूशन फैलाने से रोकना है एनवायरमेंट में, तो आपको पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में पैसा लगाना पड़ता है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन आपको एनवायरमेंट की ऑडिट करवानी पड़ती है, टेस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, कंटामिनेशन टेस्ट करने पड़ जाते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते तो आपका स्क्रैप वेस्ट जनरेट होता है, उसको रिसाइकल करना पड़ता है, डिस्पोज करना पड़ता है। वो भी नहीं करते तो आप मतलब एक तरीके से एनवायरमेंट में पोल्यूशन फैला रहे हो। पोल्यूशन फैला रहे हो तो क्या होगा, एनवायरमेंटलिस्ट आ जाएंगे, वो आपकी पेनल्टी ठोक जाएंगे, आपकी शिकायत कर देंगे, तो पेनल्टीज वगैरह लग सकती है आपके ऊपर। आपको लीगल कॉस्ट वगैरह, लीगल डैमेजेस वगैरह, लीगल कॉस्ट वगैरह फेस करने पड़ सकते हैं। तो काफ़ी सारी दिक्कतें आज के ज़माने में एनवायरमेंट की काफ़ी सारी कॉस्ट आ रही है। तो आज के ज़माने में एनवायरमेंट की कॉस्ट को भी मैनेज करना जरूरी है। अगर आपने एनवायरमेंट की कॉस्ट को मैनेज नहीं किया तो आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, ये बोलता है टॉपिक। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लूँ। डेफिनेशन बोलती है एनवायरमेंट कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को
कलेक्ट करके उनका एनालिसिस करना। एनवायरनमेंट की कॉस्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करना, ताकि एनवायरनमेंट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके और उसको कंट्रोल भी किया जा सके। ये होता है ईएमए। ईएमए का मतलब क्या है? कोई अकाउंटिंग करना नहीं है, कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करनी है अपन को, कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करनी। एनवायरनमेंट की कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करना, एनवायरनमेंट की कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करना, ताकि एनवायरनमेंट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके और उसको कंट्रोल भी किया जा सके, ताकि एनवायरनमेंट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके और उसको कंट्रोल भी किया जा सके। ये होता है ईएमए। पहले तो आपने क्या किया? एनवायरनमेंट की कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, फिर उसको आइडेंटिफाई किया, एनवायरनमेंट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया और फिर उसको कंट्रोल कर लिया। ये सब क्या है? ईएमए। ये सब क्या होता है? ईएमए। अब ईएमए कहाँ का अप्लाई होता है, कहाँ का काम आता है? 4 जगह काम आता है। प्रोडक्ट की प्राइसिंग में, बजटिंग में, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में और सेटिंग परफॉर्मेंस टारगेट। प्रोडक्ट की प्राइसिंग में कैसे काम आता है? आप मान लो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट ए बी और सी, प्रोडक्ट ए बी और सी बनाते हो। पता चला कि प्रोडक्ट ए ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है, बी थोड़ा कम फैलाता है और सी फैलाता ही नहीं है। ए सबसे ज़्यादा फैलाता है, बी मीडियम फैलाता है और सी बिल्कुल लो या फैलाता ही नहीं है। अभी तो आप क्या करते हो? एनवायरनमेंट की जो कॉस्ट आती है प्रोडक्ट ए बी और सी में इक्वली बांट देते हो, इक्वली बांट देते हो यूनिट्स वगैरह के बेस पे। अब एनवायरनमेंट की जो कॉस्ट है प्रोडक्ट प्राइसिंग में कैसे काम आएगा कि आप क्या करोगे? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करके जिससे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया, जिसने ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया उसको ज़्यादा बांटोगे। एनवायरनमेंट की कॉस्ट जिसको ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया उसको ज़्यादा बांटोगे, जिससे कम फैलाया उसको कम बांटोगे, जिससे नहीं फैलाया उसको बांटोगे ही नहीं। कैसे करके? एबीसी को फॉलो करके। इससे क्या होगा? प्रोडक्ट की आपकी एक्यूरेट कॉस्ट मिलेगी, ए बी और सी की एक्यूरेट कॉस्ट मिलेगी। एक्यूरेट कॉस्ट मिलेगी तो इनकी प्राइस भी क्या होगी? एक्यूरेट प्राइस निकलेगी। तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग में इस तरह से ईएमए काम आएगा। दूसरा, बजट बनाने में काम आता है। बजट में अपन क्या करेंगे? एनवायरनमेंट की कॉस्ट को कंसीडर कर लेंगे ताकि आपके बजट में ज़्यादा वेरिएंस ना आए। अगर आपने एनवायरनमेंट की कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया और बाद में मान लो आपकी एनवायरनमेंट की कॉस्ट ज़्यादा लग गई तो वेरिएंस तगड़े हो सकते हैं। तो अपन बजट बनाने में भी एनवायरनमेंट की कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। तीसरा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में, मान लो आप कोई मशीन का डिसीजन ले रहे हो, कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले रहे हो कि कौन सी मशीन वगैरह लगाएं, तो उसमें भी अपन ईएमए को कंसीडर करेंगे ताकि आपके एनपीवी जो आए बिल्कुल एक्यूरेट आए। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में भी अपन ईएमए को कंसीडर करेंगे। लास्ट, परफॉर्मेंस टारगेट सेट करने में अपन एनवायरनमेंट की कॉस्ट को कंसीडर कर लेंगे। अब बता रखा है एनवायरनमेंट की कॉस्ट कहाँ क्लासीफाई करोगे। आपने एनवायरनमेंट की कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, तो एनवायरनमेंट की कॉस्ट आपको पता चली, तो उनको कहाँ क्लासीफाई करोगे, किन किन कैटेगरी में क्लासीफाई करोगे। तो क्लासीफिकेशन करने के काफ़ी तरीके बता रखे हैं, उनको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले एक पर्सन थे, 2 पर्सन, हैंसन एंड मंडोजा ने एनवायरनमेंट की कॉस्ट को 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया। क्या क्या? एनवायरनमेंट प्रिवेंशन कॉस्ट, एनवायरनमेंट अप्रेजल कॉस्ट को इन्होंने डिटेक्शन कॉस्ट भी बोला, अप्रेजल या डिटेक्शन कॉस्ट। तीसरा, एनवायरनमेंट इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। आपको ये नाम सुने लग रहे होंगे, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। चैप्टर 2 में अपने देखा था कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के 4 कंपोनेंट होते हैं, प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट, गुड क्वालिटी की कॉस्ट होती है, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर बैड क्वालिटी की कॉस्ट होती है। क्वालिटी लाने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड करते हैं वो क्या होती है? प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट। खराब क्वालिटी के कारण जो कॉस्ट इनकर्ड होती है वो बैड क्वालिटी की कॉस्ट, वो होती है इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो हैंसन एंड मंडोजा ने उसी कैटेगरी में एनवायरनमेंट के कॉस्ट को कंसीडर क्या कर दिया? क्लासीफाई कर दिया, एनवायरनमेंट की कॉस्ट को क्लासीफाई कर दिया। अब एनवायरनमेंट प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होती है? देखो इस क्वेश्चन जो है ना हैंसन एंड मंडोजा वाला, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी आ सकता है, थियरी भी आ सकता है। प्रैक्टिकल कैसे आ सकता है? क्वेश्चन में आपको दे देगा काफ़ी सारी कॉस्ट, प्रिवेंशन वाली, अप्रेजल वाली, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। आपको कैटेगरी में बांटना होगा कि प्रिवेंशन कौन सी, अप्रेजल कौन सी, इंटरनल फेलियर कौन सी, एक्सटर्नल फेलियर कौन सी, उनका अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। फिर आपको परसेंटेज वगैरह भी करना पड़ सकता है और एनालिसिस करना होगा। तो प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होती है? सबसे पहले ये देख लो, ऐसी कॉस्ट जो एनवायरनमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट को आने से रोकती है, एडवर्स इम्पैक्ट को आने से रोकती है, वो होती है प्रिवेंशन कॉस्ट, जो आप प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले लगा देते हो। प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले आपने एनवायरनमेंट के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट ना आए उसके लिए जो कॉस्ट इनकर करी, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले एनवायरनमेंट के ऊपर जो एडवर्स इम्पैक्ट आता है वो ना आए, उसके लिए जो आपने कॉस्ट इनकर करी वो क्या होती है? प्रिवेंशन कॉस्ट। मतलब एक तरीके से गुड क्वालिटी लाने के लिए जो कॉस्ट इनकर करी क्या होती है? प्रिवेंशन कॉस्ट। अब इसके एग्जाम्पल दे रखे, एग्जाम्पल ध्यान से देख लो, जो भी एग्जाम्पल दे रखे मॉड्यूल में टोटल एग्जाम्पल यहाँ कवर कर रखा है मैंने। एक तो आपने पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में पैसा लगाया, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में पैसा लगाया प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले, वो क्या है? प्रिवेंशन कॉस्ट। दूसरा, आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया प्रोडक्टिव मशीन में, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव मशीन। ये क्या होगा? एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव मशीन। मान लो आपको प्रोडक्शन करने के लिए मशीन चाहिए, 2 तरह की मशीन है, मशीन ए और मशीन बी, या मान लो एक ही मशीन है, मशीन ए, दोनों एक ही मशीन है। मशीन ए का एक तो है नॉर्मल वर्जन, एक नॉर्मल वाली है और एक प्रीमियम वाली है। फ़र्क क्या है इन दोनों में? मशीन ए है दोनों। अब मशीन ए से भी आप प्रोडक्शन कर सकते हो, मशीन ए से भी कर सकते हो, नॉर्मल वाली से भी, और मशीन ए जो प्रीमियम वाली है उससे भी कर सकते हो। और मशीन ए से जो प्रोडक्शन करोगे नॉर्मल वाली प्रीमियम वाली से, फ़र्क इतना है, मशीन ए जो नॉर्मल वाली है ये ज़्यादा पोल्यूशन फैलाएगी, और ज़्यादा वेस्ट जनरेट करेगी, हाई वेस्ट होगा इसमें और एक्स्ट्रा पोल्यूशन होगा। और जो प्रीमियम वाली मशीन है ये कम पोल्यूशन फैलाएगी, लो पोल्यूशन और लो वेस्ट।
ये है। अब नॉर्मल वाली मशीन आपकी आती है मान लो 50 लाख की, और प्रीमियम वाली आपकी आएगी 70 लाख की, प्रीमियम वाली आएगी 70 लाख की। अब आपने कम पोल्यूशन फैलाने के लिए, ताकि कम पोल्यूशन फैले या कम वेस्ट जनरेट हो, आपने प्रीमियम वाली मशीन खरीदी, जबकि आप नॉर्मल वाली भी खरीद सकते थे, जबकि प्रोडक्शन बिल्कुल सेम होगा, प्रोडक्शन वगैरह बिल्कुल सेम होगा, सेम क्वालिटी का आपका प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन आपने प्रीमियम वाली खरीद ली। क्यों खरीद ली? ताकि पोल्यूशन कम फैले। तो आपने जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया 70 लाख की खरीद ली, जबकि आप 50 लाख की भी खरीद सकते थे। एक्स्ट्रा कितना कर दिया आपने? 20 लाख का, 20 लाख का कर दिया। ये क्या है? प्रिवेंशन कॉस्ट। ये क्या है? एनवायरमेंट प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दिया प्रोटेक्टिव मशीन में, जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगी, उस मशीन में आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दिया। वो क्या होती है? एनवायरमेंट प्रिवेंशन कॉस्ट। इसके अलावा आपने एनवायरमेंटल पॉलिसी बनाई, एनवायरमेंटल पॉलिसी फ्रेम करी, वो कॉस्ट क्या होंगी? एनवायरमेंट प्रिवेंशन कॉस्ट। अगर अगला है अप्रेजल कॉस्ट या डिटेक्शन कॉस्ट। इसको अप्रेजल कॉस्ट भी बोलते हैं, डिटेक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं। ये कॉस्ट क्या है? ड्यूरिंग प्रोडक्शन आपने चेक किया, ड्यूरिंग प्रोडक्शन आपने चेक किया कि आपकी जो प्रोसेस और एक्टिविटीज़ हैं, जो आपका प्रोसेस और एक्टिविटी चल रही है, वो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही, मतलब वो पोल्यूशन फैला रही नहीं फैला रही। ये चेकिंग करने की कॉस्ट, ये टेस्टिंग करने की कॉस्ट क्या होती है? अप्रेजल कॉस्ट। ड्यूरिंग प्रोडक्शन आपने टेस्ट किया, चेक किया कि आपकी जो प्रोसेस और एक्टिविटी है वो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही, ये होती है एनवायरमेंटल डिटेक्शन या अप्रेजल कॉस्ट। इसके एग्जाम्पल क्या है? आपने मॉनिटर किया, टेस्टिंग करी, कंटामिनेशन टेस्ट किया, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज की ऑडिट करवाई, ये सब क्या है? डिटेक्शन कॉस्ट या अप्रेजल कॉस्ट। कौन कौन सी? मॉनिटरिंग, टेस्टिंग, कंटामिनेशन टेस्ट, ऑडिट ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। अगला है एनवायरमेंट इंटरनल फेलियर कॉस्ट। आपने अपनी एक्टिविटीज कर ली, आपने गुड क्वालिटी में मान लो पैसा खर्च नहीं किया, अब आपने एक्टिविटीज करी और एक्टिविटीज से आपका क्या हुआ? वेस्ट जनरेट हुआ, स्क्रैप जनरेट हुआ। अब वेस्ट स्क्रैप जनरेट हुआ, ये देखो डायरेक्टली तो एनवायरमेंट की कॉस्ट नहीं होती, लेकिन वेस्ट और स्क्रैप को अब आपको क्या करना पड़ेगा? रिसाइकल करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रिसाइकल डिस्पोज नहीं करोगे, ऐसे ही भगा दोगे, तो पोल्यूशन फैलेगा। तो वेस्ट और स्क्रैप भी क्या है? एक तरीके से इनडायरेक्टली एनवायरमेंट की कॉस्ट है। तो अब आपने गुड क्वालिटी पे पैसा खर्च नहीं किया, आपने वेस्ट और स्क्रैप जनरेट किया। अब वेस्ट और स्क्रैप को आपने जनरेट तो कर लिया, लेकिन एनवायरमेंट ने डिस्चार्ज नहीं किया, एनवायरमेंट ने भगाया नहीं उसको, आपने फेंका नहीं, आपने उसको क्या किया? स्क्रैप को रिसाइकल कर दिया, और जो वेस्ट वगैरह स्क्रैप वगैरह या टॉक्सिक केमिकल था उसको डिस्पोज कर दिया। टॉक्सिक केमिकल भी जनरेट हुआ, तो टॉक्सिक केमिकल को डिस्पोज कर दिया, स्क्रैप को रिसाइकल कर दिया, वेस्ट को रिसाइकल कर दिया। तो रिसाइकल करने की और डिस्पोज करने की जो कॉस्ट होती है, रिसाइकलिंग, स्क्रैप, डिस्पोजिंग टॉक्सिक केमिकल, ये क्या होगी? एनवायरमेंट इंटरनल फेलियर कॉस्ट। अगला केस एनवायरमेंट एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। आपने क्या किया? जो वेस्ट और स्क्रैप जनरेट हुआ उसको ना तो रिसाइकल किया ना डिस्पोज किया, रिसाइकल डिस्पोज नहीं किया और उसको ऐसे ही फेंक दिया। जो केमिकल वेस्ट स्क्रैप जनरेट हुआ उसको आपने ऐसे ही फेंक दिया एनवायरमेंट में, तो क्या होगा? लोगों को नुकसान होगा, जानवरों को नुकसान होगा, एनवायरमेंट को नुकसान होगा, तो पोल्यूशन वगैरह फैलेगा। तो इससे क्या होगा? अब आपके ऊपर आ जाएंगे आपके पास एनवायरमेंटलिस्ट, जो ज्ञान देने आते हैं ना, एनवायरमेंटलिस्ट दिवाली पे आते हैं, न्यू ईयर पे नहीं आते, वो आ जाएंगे, वो आपकी पेनल्टी ठोक जाएंगे, फाइन्स लगा जाएंगे, आपकी शिकायत वगैरह कर देंगे, आपको लीगल कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी, डैमेजेस वगैरह फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपने जो एनवायरमेंट को गंदा किया वो बोलेंगे इसको ठीक करो, आपने जो एनवायरमेंट को गंदा किया उसको बोलेंगे कि इसको ठीक करवाओ, तो उसको ठीक करवाने की कॉस्ट आ जाएगी। ये सब क्या कॉस्ट क्या होंगी? एनवायरमेंट एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो इस तरह से 4 कॉस्ट होती है: प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। ये है हेंसन एंड मंडोजा का क्लासिफिकेशन। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और थियरी क्वेश्चन भी क्लासिफिकेशन का। अगला है दूसरा क्लासिफिकेशन एज पर यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूएसईपीए। यूएसईपीए ने भी क्लासिफिकेशन कर रखा है, इन्होंने अपने तरीके से क्लासिफिकेशन कर रखा है 4 कैटेगरी में: कन्वेंशनल कॉस्ट, हिडन कॉस्ट, कंटिजेंट कॉस्ट और रिलेशनशिप एंड कॉर्पोरेट इमेज कॉस्ट। कन्वेंशनल कॉस्ट, हिडन कॉस्ट, कंटिजेंट कॉस्ट, रिलेशनशिप एंड कॉर्पोरेट इमेज कॉस्ट। अब कन्वेंशनल कॉस्ट क्या होती है इनके अकॉर्डिंग? कन्वेंशनल कॉस्ट मतलब आपने जो रिसोर्स का यूसेज किया, मटेरियल का यूज़ किया, वाटर का यूज़ किया, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया, तो जो आपने एक्स्ट्रा यूज़ किया, तो मटेरियल में स्क्रैप वगैरह फालतू जनरेट हुआ आपका, वाटर का आपने फालतू में पानी बहाया, एनर्जी में आपने फालतू में बिजली खर्च करी, तो जो एक्स्ट्रा यूसेज किया वो क्या है? इस तरीके से कन्वेंशनल कॉस्ट। वो क्या है? कन्वेंशनल कॉस्ट। वो एनवायरमेंट की कॉस्ट है, कौन सी है? कन्वेंशनल कॉस्ट। मटेरियल में एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ किया, मतलब मटेरियल का एक तरीके से वेस्टेज किया, पानी का वेस्टेज किया, एनर्जी का वेस्टेज किया, ये सब क्या है? कन्वेंशनल कॉस्ट। हिडन कॉस्ट, हिडन कॉस्ट इन्होंने बोला कि जो कॉस्ट आप यहाँ खर्च करते हो मॉनिटरिंग पे, एनवायरमेंट की टेस्टिंग पे, एनवायरमेंट की आपने ऑडिट करवाई, एनवायरमेंट एक्टिविटीज़ की ऑडिट करवाई, या एनवायरमेंट की पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में आपने जो कॉस्ट खर्च करी, वो अपने एक तरीके से क्या मान लेते हैं? ओवरहेड मान लेते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में अपन उसको ओवरहेड मान लेते हैं। तो वो सब क्या होती है? जनरल ओवरहेड में हिडन होती है। जनरल ओवरहेड में अपन हिडन कर देते हैं उसको, एक तरीके से जनरल ओवरहेड में वो छुपी हुई होती है, उनको इन्होंने क्या बोला? हिडन कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट को हिडन बोला इन्होंने? ऊपर जो कॉस्ट बता रखी ना, मॉनिटरिंग की, टेस्टिंग की, कंटामिनेशन टेस्ट की, ऑडिट ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ की, फॉर्मुलेटिंग एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ की, इन सभी कॉस्ट को इन्होंने क्या बोला? हिडन कॉस्ट। इन्होंने बोला हिडन कॉस्ट। तीसरा कंटिजेंट कॉस्ट। कंटिजेंट कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती। अगर आप एनवायरमेंट में पोल्यूशन फैलाओगे तो लगेंगी, पोल्यूशन फैलाओगे और आप पकड़े गए तो लग जाएंगी, पोल्यूशन नहीं फैलाया, मान लो आप पकड़े ही नहीं गए तो नहीं लगेंगी। तो कंटिजेंट कॉस्ट में इन्होंने क्या बोला? पेनल्टीज, फाइन्स वगैरह, कंटिजेंट कॉस्ट। और लास्ट रिलेशनशिप एंड कॉर्पोरेट इमेज कॉस्ट, जो कॉस्ट आप अपनी इमेज बनाने के लिए लगाते हो ताकि आपकी इमेज बने, आपकी वाहवाही हो, आपकी तारीफें हो, तो उसे बोलते हैं रिलेशनशिप एंड कॉर्पोरेट इमेज कॉस्ट। आपने क्या किया? एक एनवायरमेंटल रिपोर्ट बना दी, आपने अपनी बड़ाई लेने के लिए एक एनवायरमेंटल रिपोर्ट बनाई कि हमने देखो क्या क्या कंप्लाई किया, एनवायरमेंट के लिए हमने सारी चीज़ें कंप्लाई किया, और उस रिपोर्ट को आपने पब्लिश कर दिया
तो उसकी जो कॉस्ट है एनवायरमेंटल रिपोर्ट बनाने की कॉस्ट क्या है, रिलेशनशिप एंड कॉर्पोरेट इमेज कॉस्ट, इमेज बनाने के लिए जो कॉस्ट आप इनकर करते हो वो इन्होंने बोली कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एनवायरमेंटल रिपोर्ट, और ये कौन सी कॉस्ट होती है, रिलेशनशिप एंड कॉर्पोरेट इमेज कॉस्ट। तो यूएस ईपीए के अकॉर्डिंग 4 क्लासिफिकेशन है, कन्वेंशनल कॉस्ट, रिसोर्स का यूसेज जो आपने किया उसके रिगार्डिंग, हिडन कॉस्ट जो जनरल ऑडिट में हिडन होती है, टेस्टिंग की कॉस्ट, कंटामिनेशन टेस्ट की कॉस्ट, एनवायरमेंटल पॉलिसीज बनाने की कॉस्ट, ये सब हिडन कॉस्ट, कंटिजेंट कॉस्ट जो लग भी सकती है नहीं भी लग सकती, पेनल्टी फाइन्स वाली, और रिलेशनशिप एंड कॉर्पोरेट इमेज कॉस्ट जो अपन इमेज बनाने के लिए कि इमेज बने, कॉर्पोरेट की कंपनी की इमेज बने उसके लिए लगाते हैं। जैसे आपने एनवायरमेंटल रिपोर्ट बनाई और उसको पब्लिश कर दिया तो वो कॉस्ट क्या होगी, रिलेशनशिप एंड कॉर्पोरेट इमेज कॉस्ट। ये था यूएस ईपीए के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। अगला एक जनरल क्लासिफिकेशन और दे रखा है, इंटरनल एनवायरमेंट कॉस्ट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट कॉस्ट। इंटरनल एनवायरमेंट कॉस्ट क्या होती है, जो भी कॉस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन ने इनकर्ड करी, जो भी कॉस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन की एक कंपनी की लगी एनवायरमेंट के रिगार्डिंग जो भी कॉस्ट लगी वो सब कौन सी होती है, इंटरनल एनवायरमेंट कॉस्ट। ऊपर जो सारी कॉस्ट लगी थी ना मैंने हैंसन मेंडोजा वाली, ये सारी क्या है एक तरीके से इंटरनल एनवायरमेंट कॉस्ट। ये सारी कॉस्ट किसकी लगी है, ऑर्गेनाइजेशन की लगी है, मॉनिटरिंग करना, टेस्टिंग करना, कंटामिनेशन टेस्ट, रिसाइकलिंग स्क्रैप, डिस्पोजिंग टॉक्सिक केमिकल, पेनल्टीज, फाइन्स, फॉर्मुलेटिंग एनवायरमेंटल पॉलिसीज, ये सारी कॉस्ट क्या है, इंटरनल एनवायरमेंट कॉस्ट। अब आप बोलोगे एक्सटर्नल एनवायरमेंट कॉस्ट क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन के कर्मों के कारण जो सोसाइटी को सजा भुगतनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी के कर्मों के कारण या फैक्ट्री के कर्मों के कारण जो सजा सोसाइटी को भुगतनी पड़ती है, जो सजा सोसाइटी को मिलती है वो होती है एक्सटर्नल एनवायरमेंट कॉस्ट। क्या सजा मिलती है सोसाइटी को, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, पानी का वेस्टेज किया, पानी की किल्लत हो गई, बेचारे सोसाइटी वालों को पानी नहीं मिल पा रहा, सोसाइटी वालों को पानी नहीं मिल पा रहा। ऐसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज किया, लाइट की किल्लत हो गई, बिजली की किल्लत हो गई, सोसाइटी वालों को बिजली नहीं मिल पा रही। ऐसे ही मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने पोल्यूशन फैलाया तो सोसाइटी वाले पोल्यूशन से दुखी हो गए, काफ़ी सारी हेल्थ वाली दिक्कतें आ गई, मतलब बीमारियाँ वगैरह फैलना स्टार्ट हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया। ये सारी क्या है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट कॉस्ट। एक तरीके से नोशनल कॉस्ट है जो देखेंगे नहीं, किसको भुगतनी पड़ रही है, बेचारों को, सोसाइटी वालों को भुगतनी पड़ रही है। किसकी सजा भुगतनी पड़ रही है, ऑर्गेनाइजेशन के जो कर्म है उसकी सजा किसको भुगतनी पड़ रही है, सोसाइटी को भुगतनी पड़ रही है, वो होती है एक्सटर्नल एनवायरमेंट कॉस्ट। ऐसा एक जनरल क्लासिफिकेशन है। ये सब थियरी के काम के हैं, कुछ काम के नहीं है। प्रैक्टिकल में जो काम किया कौन सा है, हैंसन एंड मेंडोजा वाला। बाकी ये थियरी वाले, कभी थियरी में पूछे तो आपको ये बताने पड़ते हैं कि क्या क्या होती है। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट, हैंसन एंड मेंडोजा के अकॉर्डिंग देख लिया, यूएससीपी के अकॉर्डिंग देख लिया, और एक जनरल क्लासिफिकेशन अपन ने देख लिया। अब आ जाओ आप टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड अलोकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट। आपने एनवायरमेंटल की कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट तो कर लिया, उसका एनालिसिस भी कर लिया। आप सबसे पहले क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, एनवायरमेंट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने की 3 टेक्निक बता रखी है और एक अलोकेट करने की बता रखी है। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो तो अलोकेट कैसे करोगे एनवायरमेंट की कॉस्ट को, उसके लिए एक टेक्निक बता रखी है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये तो बता रखी है आपको अलोकेशन की टेक्निक, और बाकी 3 बता रखी है आइडेंटिफाई करने की टेक्निक, लेकिन लिखते चारों एक साथ ही अपन। तो कौन कौन सी आइडेंटिफाई करने की 3 टेक्निक, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। पहले इनको देख लेते हैं। इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इसमें आप एनवायरमेंट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। आपने जो मटेरियल इनपुट डाला उसको कंपेयर करो फाइनल आउटपुट से। मान लो आपने इनपुट किया था मटेरियल 100 kg का इनपुट था आपका मटेरियल, आपका जो फिनिश गुड्स तैयार हुआ, फिनिश गुड्स वो 80 kg का तैयार हुआ, उसको आपने वेट किया तो पता चला वो 80 kg का है, तो 20 kg क्या है एक तरीके से। इनपुट 100 kg किया था, फिनिश गुड्स आया आपका 80 kg, तो 20 kg क्या है, वेस्ट है। ये 20 kg क्या है एक तरीके से, वेस्ट है, स्क्रैप है, और यही क्या है एनवायरमेंट की कॉस्ट। क्योंकि वेस्ट स्क्रैप आपने जनरेट कर लिया, अब इसको या तो रिसाइकल करना पड़ेगा या डिस्पोज करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल है तो रिसाइकल करना पड़ेगा, और अगर टॉक्सिक टाइप का है तो डिस्पोज करना पड़ेगा। तो ये क्या है एक तरीके से एनवायरमेंट की कॉस्ट। इस अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर लोगे। दूसरा फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें क्या बोला, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये इनपुट आउटपुट एनालिसिस का नेक्स्ट स्टेप है। इसमें क्या बोला इन्होंने कि आप हर स्टेप पे, हर डिपार्टमेंट में वेस्ट की अकाउंटिंग करो, हर स्टेप में हर डिपार्टमेंट में वेस्ट की अकाउंटिंग करो। कैसे अकाउंटिंग करो कि वेस्ट कितना क्वांटिटी का जनरेट हुआ, मान लो 10 kg का जनरेट हुआ हर स्टेप पे, हर डिपार्टमेंट में 10 kg का जनरेट हुआ, कॉस्ट थी मान लो 20 रुपीज़ पर kg और वैल्यू आ गई 200। इस अकॉर्डिंग आप हर स्टेप पे, हर डिपार्टमेंट में, हर स्टेप पे क्या करो, हर एक्टिविटी पे आप वेस्ट की अकाउंटिंग करो। इससे क्या होगा, आपने अकाउंटिंग कर ली तो आराम से डाटा निकाल पाओगे कि कहाँ कहाँ कितना कितना वेस्ट जनरेट हुआ, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के टाइम कितना वेस्ट जनरेट हुआ, ऑपरेशन में मशीनिंग के टाइम कितना हुआ, सेटअप के टाइम कितना हुआ, इसके अलावा इंस्ट्रक्शन के टाइम कितना जनरेट हुआ। हर स्टेप पे, हर डिपार्टमेंट में आप वेस्ट की अकाउंटिंग करो। ये बोलता है फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग। इससे इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे आप वेस्ट को। और वेस्ट और स्क्रैप क्या है, इनडायरेक्टली एक तरीके से एनवायरमेंट की कॉस्ट है, क्योंकि वेस्ट और स्क्रैप जनरेट होता है, उसको आपको रिसाइकल या डिस्पोज करना पड़ता है। रिसाइकल करना और डिस्पोज करना कॉस्ट है, रिसाइकल करना और डिस्पोज करना ही तो एनवायरमेंट की कॉस्ट है। अगला बताया लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को फॉलो करके भी आप एनवायरमेंट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में आप देखो कि जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो वो लाइफ टाइम तक, उसकी जो लाइफ है मान लो 5 ईयर की रहने वाली है, तो 5 ईयर तक वो टोटल कितनी एनवायरमेंट की कॉस्ट जनरेट करेगा, मतलब कितना पोल्यूशन फैलाएगा, कितनी कॉस्ट आएगी उस प्रोडक्ट के कारण, वो आप लाइफ टाइम तक निकाल लो और उस बेस पे आप आइडेंटिफाई कर लोगे हाँ इस प्रोडक्ट के कारण इतनी कॉस्ट आएगी।
और लास्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये एनवायरमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में एलोकेट करने के काम आएगा और ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। बाकी इनपुट आउटपुट एनालिसिस, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ये तो थ्योरी के हैं, इनका कोई प्रैक्टिकल नहीं बनने वाला। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यहाँ प्रैक्टिकल बनेगा। आप क्या करोगे, एनवायरमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में एलोकेट करोगे। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो, एक ही बनाते हो तो सारा का सारा उसी में जाएगा, लेकिन मल्टीपल बनाते हो, मल्टीपल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हो तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग काम आएगा। एक्टिविटी के बेस पे अपन कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। जो ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहा है उसको ज़्यादा एलोकेट करेंगे, जो कम फैला रहा है उसको अपन कम एलोकेट करेंगे। किसके बेस पे करेंगे, एक्टिविटी के बेस पे। एक्टिविटी के बेस पे कैसे करेंगे वो मैंने आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में डिटेल में स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया ऑलरेडी। तो यहाँ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यहाँ भी काम आएगा, टारगेट कॉस्टिंग में भी काम आएगा। ये था टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट। अगला है इसमें कंट्रोलिंग मैनेजिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट। अब एनवायरमेंटल कॉस्ट को अपन ने कलेक्ट करके उसका एनालिसिस कर लिया, एनवायरमेंट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई भी कर लिया। अब सबसे मेन काम है उसको कंट्रोल करना जरूरी है। सबसे मेन काम क्या है, उसको कंट्रोल करना, आपको उसको मैनेज करना है। कंट्रोल मतलब उसको कम करना है, मैनेज करना है। अब मैनेज कैसे करोगे एनवायरमेंट की कॉस्ट को, तो उसके बारे में यहाँ बता रखा है। तो इन्होंने बताया 5 एरिया ऐसे हैं जहाँ एनवायरमेंट की कॉस्ट आती है। 5 एरिया ये इंस्टीट्यूट ने बता रखा है, मैंने अपने मन से नहीं लिखे, आपको भी ये लिखने पड़ेंगे। 5 एरिया कौन कौन से, वेस्ट, दूसरा वाटर, तीसरा एनर्जी, चौथा ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल और पांचवा कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल। इन 5 एरिया में एनवायरमेंट की कॉस्ट आती है। वेस्ट, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल, कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल। इन 5 एरिया में एनवायरमेंट की कॉस्ट आती है। इनको आपको मैनेज करना है। कैसे मैनेज करोगे, सबसे पहले वेस्ट को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मास बैलेंस अप्रोच फॉलो करके। मास बैलेंस अप्रोच क्या होता है, जो मैंने ऊपर किया था ना, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इसे बोलते हैं मास बैलेंस अप्रोच। आपने देखा 100 kg का इनपुट डाला, 80 kg का आउटपुट निकला, तो 20 kg क्या है, वेस्ट है। अब वेस्ट को रिमूव कैसे करोगे, वेस्ट को आप कंट्रोल कैसे करोगे, कैसे मैनेज करोगे, तो वेस्ट को मिनिमाइज करने का तरीका है लीन सिस्टम। लीन सिस्टम अपने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 3। लीन सिस्टम की टेक्निक यूज़ करके अपन वेस्ट को मिनिमाइज करेंगे। JIT यूज़ करके, काइजन कॉस्टिंग, 5S, ये सब यूज़ करके अपन वेस्ट को मिनिमाइज करेंगे। इस अकॉर्डिंग आपकी एनवायरमेंट की कॉस्ट मैनेज हो जाएगी। क्योंकि वेस्ट कम होगा तो वेस्ट को रिसाइकल डिस्पोज नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, आपकी एनवायरमेंट की कॉस्ट कम होगी अपने आप ही। तो वेस्ट इस तरह से आप मैनेज कर लोगे। दूसरा एरिया वाटर। अब वाटर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कहाँ कहाँ पानी यूज़ करते हो और पानी के कंजम्पशन को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है। मतलब कहाँ कहाँ आप जल यूज़ करते हो और जल के कंजम्पशन को कैसे कम किया जा सकता है। तो कम कैसे किया जा सकता है जल के कंजम्पशन को, जल की बर्बादी को कैसे बचाया जा सकता है। आप अपनी फैक्ट्री में RO लगा लो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगा लो। बड़ी बड़ी मशीन लगती हैं RO की, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, जिससे आप पानी को रीयूज़ कर सकते हो, जल को रीयूज़ कर सकते हो। इस अकॉर्डिंग आप पानी की बचत कर सकते हो। तीसरा एनर्जी वाले एरिया में भी वेस्ट होता है। तो एनर्जी में आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ कहाँ आप बिजली की बर्बादी कर रहे हो। एनर्जी मतलब एक तरीके से बिजली की कहाँ कहाँ बर्बादी कर रहे हो और उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है। तो रिमूव करने के उसने तरीके और बताए कि आप क्या करो, LED लाइट्स लगा लो, 5 स्टार एनर्जी इक्विपमेंट लगा लो। मान लो आपने 1 स्टार लगा रखी है ऐसी, 5 स्टार लगा लो एनर्जी इक्विपमेंट्स। सोलर लाइट्स लगा लो, आपकी एनर्जी की सेविंग्स होंगी। ये तरीका एनर्जी के लिए बताया। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल एक एरिया है। इसमें आप क्या करो, अभी मान लो आपके पास पुराने व्हीकल्स है, पुराने व्हीकल्स देखो पोल्यूशन भी ज़्यादा फैलाते हैं और माइलेज भी कम देते हैं। आप न्यू व्हीकल्स में जो फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स में इन्वेस्ट करो, या आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट करो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में करोगे पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा और काफ़ी सस्ते भी आपको पड़ेंगे। मतलब सस्ता एक तरीके से, वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो महंगा है, लेकिन वो माइलेज के मामले में काफ़ी फायदेमंद होंगे। कैसे फायदेमंद होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगभग 1 किलोमीटर चलने की कॉस्ट आपकी 1 रुपीस आएगी, और अभी जो पेट्रोल डीजल वाले में आपकी 1 किलोमीटर की कॉस्ट लगभग 8 से 10 रुपये आ जाती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बार तो लगेंगे महंगे, लेकिन फिर जो रनिंग कॉस्ट होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो काफ़ी कम हो जाएगी। वो पोल्यूशन भी नहीं फैलाता इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आप फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप इन्वेस्ट करो, ये इन्होंने बताया। अगला कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल। इस एरिया में वेस्ट कैसे कम करोगे, इन्होंने बोला कि ये जो कॉस्ट होती है कंज्यूमेबल और रॉ मटेरियल की, ये डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती है। क्या होती है, डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती है, और इनको आप मैनेजमेंट से डिस्कस करके कम कर सकते हो। कैसे, आप रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल का रिसाइकल कर सकते हो, रिसाइकलेबल टेक्नोलॉजी लगा के रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल की रिसाइकल कर सकते हो। इन्होंने एक एग्जांपल भी लिखा इसका कि आप अभी मैनेजमेंट देखो क्या करता है, जो प्रिंटर में कार्ट्रिज लगता है ना, टोनर लगता है, कार्ट्रिज लगता है, उसको रिप्लेस कर देता है, रिफिल नहीं करवाता। जैसे ही वो खराब हो जाता है उसको रिप्लेस कर देता है, रिफिल नहीं करवाता। जैसे वो खाली हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको रिप्लेस कर देता है, उसको भगा देता है, फेंक देता है। तो पोल्यूशन वगैरह भी बढ़ता है और फालतू में वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट होता है। उसको आप क्या ज्ञान दो कि वो कार्ट्रिज को फेंकने के बजाय क्या करवाए, रिफिल करवाए, रिप्लेस करने के बजाय क्या करवाए, रिफिल करवाए। इस अकॉर्डिंग ये कॉस्ट भी आप मैनेज कर सकते हो, कंज्यूमेबल्स और रॉ मटेरियल की। तो इस अकॉर्डिंग आप एनवायरमेंट की कॉस्ट को मैनेज कर सकते हो। वेस्ट, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल, कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल, इन 5 एरिया में एनवायरमेंट की कॉस्ट को आप इस अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। इन 5 एरिया में मेजर एनवायरमेंट की कॉस्ट आती है। बाकी और भी एरिया हो सकते हैं, लेकिन मेजर एरिया ये बता रखे हैं इंस्टीट्यूट ने, अपन ने कवर कर दी। अगला बता रखा है एनवायरमेंट की कॉस्ट को मैनेज करना आज के ज़माने में क्यों जरूरी है, या एनवायरमेंट की कॉस्ट का मैनेजमेंट आज के ज़माने में इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अपन देखने वाले कि एनवायरमेंट की कॉस्ट को आज के ज़माने में मैनेज करना क्यों जरूरी है। तो इसके 4-5 पॉइंट बता रखे हैं। पहला, कार्बन फुटप्रिंट। एक टेक्नोलॉजी आ गई आज के ज़माने में, कार्बन फुटप्रिंट। वो बता देती है कि आपकी फैक्ट्री ने कितनी ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज करी, मतलब आपकी फैक्ट्री ने एनवायरमेंट में कितना पोल्यूशन फैलाया, वो बता देती है। तो वो बता देती है, आप किसी को भी पता चल जाता है कि आज के ज़माने में फैक्ट्री कितना पोल्यूशन फैला रही है।
पता चल जाता है तो आपकी बदनामी होगी कि ये फैक्ट्री तो काफ़ी पोल्यूशन फैलाती है। तो कार्बन फुटप्रिंट टेक्निक आ चुकी है जो आपके बारे में सब पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देती है कि आपकी फैक्ट्री कितना पोल्यूशन फैला रही है। अब पता चल जाता है आज के ज़माने में लोगों को कि आपकी फैक्ट्री कितना पोल्यूशन फैला रही है, तो आपकी बदनामी होगी। तो उससे बचने के लिए आपको एनवायरमेंट की कॉस्ट को मैनेज करना जरूरी है। दूसरा, आज के ज़माने में एनवायरमेंट की काफ़ी सारी कॉस्ट आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आ रही है। अगर आप इनको मैनेज नहीं करोगे तो आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, तो इनको मैनेज करना जरूरी है। तीसरा केस, अगर आपको कंपटीटर्स के ऊपर या राइवल्स के ऊपर एडवांटेज लेना है और अपनी ब्रांड इमेज को इंप्रूव करना है, राइवल्स के ऊपर एडवांटेज लेना और ब्रांड इमेज को इंप्रूव करना है, तो आपको एनवायरमेंट की कॉस्ट को मैनेज करना जरूरी है। और लास्ट है, अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरमेंटल रिस्क से बताना है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरमेंटल रिस्क से बताना है, तो आपको एनवायरमेंट की कॉस्ट को मैनेज करना जरूरी है। आप बोलोगे एनवायरमेंटल रिस्क क्या होती है? रिस्क क्या होती है? अगर आप पोल्यूशन फैलाते हो या रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस करते हो, एनवायरमेंट की जो रेगुलेशन बनी हुई है उनका नॉन कंप्लायंस करते हो या पोल्यूशन वगैरह फैलाते हो, तो आपके पेनल्टीज लग सकती हैं, फाइन लग सकती है, लीगल कॉस्ट लग सकता है, डैमेज लग सकती हैं। ये सब क्या है? एनवायरमेंट रिस्क। यही तो एनवायरमेंट रिस्क, जो फाइन्स लगना, पेनल्टीज लगना, यही क्या है? एक एनवायरमेंट की रिस्क है, यही है एनवायरमेंट रिस्क। तो अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरमेंटल रिस्क से बताना है, एनवायरमेंटल रिस्क से बताना है, तो भी आपको एनवायरमेंट की कॉस्ट को मैनेज करना जरूरी है। तो ये कुछ बातें बता रखी है जिसमें आपको एनवायरमेंट की कॉस्ट को मैनेज करना जरूरी है, उसके रीजन बता रखे हैं। इसमें लास्ट पॉइंट है प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ईएम। जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, ये भी देख लेते हैं। ज़्यादा काम की नहीं है लेकिन दे रखे हैं, देख लेते हैं एक बार। अगर आप इसको अप्लाई करते हो, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हो, एनवायरमेंट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करके उनको कंट्रोल करते हो, मैनेज करते हो, तो इससे आपकी ब्रांड इमेज इंप्रूव होती है, ब्रांड इमेज आपकी इंप्रूव होती है। दूसरा, कॉस्ट रिडक्शन होता है। कॉस्ट रिडक्शन कैसे होता है? अगर आप एनवायरमेंट की कॉस्ट को कंट्रोल करते हो, मैनेज करते हो, तो आपके वेस्ट वगैरह, स्क्रैप वगैरह कम हो जाते हैं, वेस्ट स्क्रैप कम हो जाते हैं, फाइन्स पेनल्टीज आपकी नहीं लगती, तो वेस्ट स्क्रैप फाइन्स पेनल्टी नहीं लगती, तो अपने आप ही आपकी कॉस्ट कम होगी। अगला है आपका रेवेन्यू इंप्रूव हो जाता है। आप बोलोगे रेवेन्यू कैसे इंप्रूव होगा? रेवेन्यू देखो, एक तो आपकी इमेज अच्छी होगी तो रेवेन्यू वैसे इंप्रूव हो जाएगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा, रेवेन्यू एक इंप्रूव करने का यूनिक तरीका और बताया कि अगर आप एनवायरमेंट में पोल्यूशन नहीं फैलाओगे तो आपको मिलेंगे कार्बन क्रेडिट। क्या मिलेंगे? कार्बन क्रेडिट मिलेंगे गवर्नमेंट से या एनवायरमेंटलिस्ट वगैरह से। आपको क्या मिलेंगे? कार्बन क्रेडिट। ये कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं? ये ट्रांसफर कर सकते हो आप लोगों को, ये सेल कर सकते हो। किन को सेल कर सकते हो? बाकी जो दूसरी फैक्ट्रीज हैं जो पोल्यूशन वगैरह फैलाती है उनको सेल कर सकते हो, उनको कार्बन क्रेडिट की जरूरत होती है, तो कार्बन क्रेडिट सेल कर सकते हो, तो इससे आपको इनकम होगी एक्स्ट्रा। और एक इनकम जो कार्बन क्रेडिट से होती है, अगर आपने पढ़ रखा है डीटी में, तो ये टैक्सेबल भी होती है। एक सेक्शन में 115 बीबीजी में काफ़ी कम रेट से टैक्सेबल होती है, 115 बीबीजी में 10% की रेट से टैक्सेबल होती है कार्बन क्रेडिट वाली जो इनकम होती है। तो ये इनकम आपको होगी कार्बन क्रेडिट से, इससे आपका अपने आप ही क्या बढ़ जाएगा? रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये तो 115 बीबीजी तो मैंने वैसे ही बता दिया कि डीटी में भी कार्बन क्रेडिट नाम का वर्ड आपने सुन रखा हो तो पता होगा आपको। कार्बन क्रेडिट की इनकम को अपने या तो पीजीबीपी हेड में दिखा देते हैं या दरसोर्स हेड में दिखा देते हैं। तो कार्बन क्रेडिट आपको मिलेंगे जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अब नुकसान क्या क्या है ईएमए के? तो कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, कॉस्ट एक तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आपको पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में पैसा लगाना पड़ेगा, आपको एनवायरमेंटल पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट वगैरह करना पड़ेगा। तो इसके अलावा आपको एनवायरमेंटल एक्टिविटीज की ऑडिट वगैरह करवानी पड़ेगी, तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, कॉस्ट कम भी होगी लेकिन बढ़ेगी भी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी आपकी। दूसरा, ये टॉप मैनेजमेंट पे एक एडिशनल बर्डन है। टॉप मैनेजमेंट में पहले से इतने सारे बर्डन है, पहले से वो क्या क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, एएस करने पड़ते हैं, इंड एस फॉलो करने पड़ते हैं, इसके अलावा टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें करवानी पड़ती हैं, जीएसटी के कंप्लायंस देखने पड़ते हैं। अब टॉप मैनेजमेंट को एक चीज़ और देखनी है ईएमए, तो टॉप मैनेजमेंट पे एक एडिशनल बर्डन बन जाता है। कौन? ईएमए। ये इसके कुछ कॉस्ट बता रखे थे। ये था अपना ईएमए का टॉपिक जो अपन ने डिटेल में देख लिया, थियरी देख ली, प्रैक्टिकल देख ली, जितना भी दे रखा था आपके मॉड्यूल में, जितनी भी केस स्टडी वगैरह में जो भी बातें दे रखी थी, टोटल बातें अपन ने इसमें कवर कर ली ईएमए में, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ये चैप्टर अपन ने पूरा डिटेल में रिवाइज कर लिया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर 40 to 50 मार्क्स का भी अपना एग्जाम में आ चुका। 20 मार्क्स का तो हमेशा आता है और 40 to 50 मार्क्स तक ये चैप्टर एग्जाम में आ चुका। तो कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक एक बार अपन मॉड्यूल से मैच कर लेते हैं, मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स में देखो स्टार्टिंग में टॉपिक बता रखे, कॉस्ट कंट्रोल अपन ने देखा, कॉस्ट रिडक्शन देखना, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग देखा, टारगेट कॉस्टिंग देखा, टारगेट कॉस्टिंग के दोनों कंपोनेंट, वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग देखा अपन ने, ईएमए देखा, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेरेटो एनालिसिस देखा। देखो एबीसी कॉस्टिंग यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैंने बताया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपके चैप्टर 9 में थोड़ा बहुत बता रखा है, डिटेल में नहीं बता रखा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपका सीए इंटर में, इंस्टीट्यूट समझता है कि आपने सीए इंटर में सीख लिया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो उन्होंने डिटेल में नहीं डाला, थोड़ा बहुत बता रखा है यहाँ भी, थोड़ा बहुत इस चैप्टर में बता रखा है, ईएमए के साथ साथ बता रखा है, टारगेट कॉस्टिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत बता रखा है, लेकिन डिटेल में ये सीए इंटर में, लेकिन हमको यहाँ पढ़ना पड़ गया क्योंकि टारगेट कॉस्टिंग में काम आता है और ईएमए में काम आता है। थोड़ा बहुत एबीसी कॉस्टिंग के बारे में चैप्टर नंबर 9 में भी बता रखा है, तो अपन ने अभी पूरा कवर कर लिया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जितना भी था सारा का सारा अपन ने अभी कवर कर लिया। तो इसके बाद सबसे पहले देखो कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन अपन ने देखा, इसमें कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन के बारे में अपन ने डिटेल में देख लिया पूरा। फिर टारगेट कॉस्टिंग देखो सारी चीज़ें देख ली अपन ने,
बेसिक्स मीनिंग बेसिक्स वगैरह देख लिया, स्टेप्स भी देख ली, प्रोस एंड कॉन्स भी देख लिए, प्रिंसिपल्स टारगेट कॉस्टिंग के सारे देख लिए, कंपोनेंट्स टारगेट कॉस्टिंग के अपन ने देख लिए। इसके अलावा टारगेट कॉस्टिंग कौन कौन सी सिचुएशन में सबसे यूजफुल रहती है, सूटेबल सिचुएशन कौन कौन सी होती है वो देख लिया। टारगेट कॉस्टिंग के जो प्रोस एंड कॉन्स, बेनिफिट्स वगैरह, इंपैक्ट वगैरह सब चीज़ें अपन ने देख ली, क्या क्या इंपैक्ट आएगा अगर टारगेट कॉस्टिंग आप अडोप्ट करते हो, तो चैलेंजेस वगैरह। तो एक टू जेड चीज़ें अपनी टारगेट कॉस्टिंग की देखी, थियरी भी देखी, प्रैक्टिकल भी देखी टारगेट कॉस्टिंग की। क्वेश्चन मैंने सारे आपको करवाई दिए थे, स्टेप वगैरह मैंने सब चीज़ें लिखवा दी, प्रोस कौन सब लिखवा दिए थे मैंने आपको। यूजफुल सिचुएशन भी देख ली थी अपने डिटेल में, कंपोनेंट भी देख लिया था अपने टारगेट कॉस्टिंग का, वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग डिटेल में, कंपोनेंट दोनों। टारगेट कॉस्टिंग में देखो एक इलस्ट्रेशन 2 दे रखा था, इलस्ट्रेशन 2 ये अपना लर्निंग कर्व में कवर होगा, लर्निंग कर्व में ध्यान देना, ये लर्निंग कर्व में कवर होगा, इस चैप्टर में नहीं कवर होगा क्योंकि इसमें लर्निंग कर्व थ्योरी यूज होगी। लर्निंग कर्व का अलग से आपके कोर्स में टॉपिक नहीं है, लेकिन लर्निंग कर्व जो थ्योरी है ये 3-4 टॉपिक में काम आती है। लर्निंग कर्व थ्योरी इसका नाम ही है, लर्निंग कर्व थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, तो ये अपने 3-4 कंसेप्ट में काम आती है। टारगेट कॉस्टिंग में भी काम आती है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में भी काम आती है, प्राइसिंग में भी काम आती है, इसके अलावा ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी काम आती है। तो लर्निंग कर्व का एक क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी लर्निंग कर्व वाला एक लास्ट में एक टॉपिक डाला है मैंने, बाकी तो चैप्टर वाइज डाले मैंने सारे टॉपिक, लर्निंग कर्व का एक एक्स्ट्रा टॉपिक डाला है लास्ट में, उसी में क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन कवर्ड है लर्निंग कर्व का क्वेश्चन। तो ध्यान देना, कभी आप सोचो क्वेश्चन कहाँ गया, ये लर्निंग कर्व वाले में कवर्ड रहेगा क्योंकि इसमें लर्निंग कर्व का यूज है पूरा। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग अपन ने स्टार्ट किया, इसके बाद लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल देखी, चारों फेस देखे अपन ने डिटेल में, चारों फेस। इंट्रोडक्शन फेस में कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे, फिर ग्रोथ फेस में कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे अपन ने, मैच्योरिटी फेस में अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे, डिक्लेयरिंग फेस के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर वगैरह देखे। ये अपन ने यहाँ देख लिया था इसमें, ये मारुति 800 कार का डिटेल बता रखा था जो मैंने आपको बताया ना, सेम टू सेम वही बातें यहाँ बता रखी थी इन्होंने। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अपने बेनिफिट्स वगैरह देखे, यूज़ देखे, यूज़ इंपॉर्टेंस देखे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के, ये सब आपने देखे। इसके अलावा देखो कस्टमाइज फेस भी देखे अपन ने, ये कस्टमाइज फेस भी देखे, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन, एंड ऑफ लाइफ, ये भी अपन ने देख ली है विथ रेस्पेक्ट टू टाइप ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा पेरेटो एनालिसिस अपन ने देखा, पेरेटो एनालिसिस में अपन ने पेरेटो एनालिसिस के एप्लीकेशन देखे अपन ने, एप्लीकेशन ऑफ पेरेटो एनालिसिस अपन ने यहाँ देखा पूरा डिटेल में, जो जो एप्लीकेशन होते हैं वो अपन ने देखा इसमें। फिर ईएमए का टॉपिक स्टार्ट किया, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ईएमए में सबसे पहले इसका मीनिंग और बेसिक देखा, कहाँ का एप्लीकेशन होता है ये देखा अपन ने। फिर उसके बाद एनवायरमेंट की कॉस्ट जो क्लासीफाई करते हैं अपन, वो सारी क्लासिफिकेशन अपन ने देख ली, इंटरनल एक्सटर्नल कॉस्ट, यूएसईपी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, इसके अलावा हैंसन एंड मंडोजा के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, सारे क्लासिफिकेशन अपन ने यहाँ डिटेल में देख लिए। फिर अपन ने आइडेंटिफाई कैसे करोगे और अलोकेट कैसे करोगे एनवायरमेंट कॉस्ट को, वो डिटेल में देख लिया पूरा का पूरा। और पूरा डिटेल में देखने के बाद अपन ने इसमें देखा कंट्रोल या मैनेज कैसे करोगे, एनवायरमेंट की कॉस्ट को कंट्रोल या मैनेज कैसे करोगे, वो अपन ने डिटेल में देख लिया। वही सेम पॉइंट है, वेस्ट वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल, कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल, जो पॉइंट ले रखे थे सेम टू सेम मैंने यहाँ लिए हैं। मैंने अलग से अपने मन से कुछ नहीं लिखा, अंदर की डिटेल भी पूरी कॉपी पेस्ट करी है, यहाँ से पूरी कॉपी पेस्ट है वो सब चीज़ें। इसके अलावा प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ईएमए देखे, प्रोस भी देखे, कॉन्स भी देखे, और ये चैप्टर अपना कंप्लीट अपन ने कर लिया। ये था कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का चैप्टर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, अच्छे से कर लेना इस चैप्टर को, गारंटी से 20 मार्क्स का तो ये आता ही है, और ज़्यादा भी आ सकता है। प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है इसमें, थियरी कम आने के चांस होते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है और थियरी भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।